आज इस इदारे पे बात करते हैं। पूरी दुनिया में जगह जगह अक्सर मुल्कों में एक कमीशन होता था जिसको हम कहते थे कंपटीशन कमीशन। वो उन मुल्कों में कंपटीशन को फरोग देता था। अब समझने वाली चीज है तकरीबन 8-10 मिनट की। कंपटीशन एक्ट का ओवरव्यू देने से पहले मुझे एक अथॉरिटी का जिक्र करना है विच इज CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे मुल्क जहां पे फ्री इकोनॉमी है या बहुत सारे ऐसे मुल्क जहां पे वो कोशिश करते हैं कि चीजें जो है वो अपने अंदर खुद ही से चलती रहें, तो वहां होता ये है कि कई दफा कुछ मोनोपोलीज बन जाती है। कई दफा कुछ लोग अपनी पोजीशंस को मिसयूज कर रहे होते हैं और गलत तरीके से डीलिंग शुरू कर देते हैं। कंपटीशन कमीशन का काम ये होता है कि मुल्क के अंदर कंपटीशन की फिजा को हमवार रखे। शायद मैंने कभी बताया हो, मैं अभी दोबारा भी उसको रिपीट करने में कोई बुरा नहीं समझूंगा। 2005 में मैंने 12,000 रुपए में कैफ का एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2005 में। और आज इतने साल बाद भी कुछ लोग 12,000 या उससे कम में पढ़ रहे हैं कैफ का ही सब्जेक्ट। मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं बहुत अमीर आदमी था? नहीं, मेरे टाइम पे गिनती के 1-2 इदारे थे, कंपटीशन नहीं था। मैं जब कॉलेज गया तो लिटरली, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कॉलेज गया तो एक साहब मेज पे टांगे रख के बैठे हुए थे और सिगरेट पी रहे थे। तो अंदर एंटर होते ही ना, मैं, मेरा भाई साथ था, बड़ा अजीब सा हमें हुआ कि ये किधर आ गए हैं। मतलब मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ा था, सरगोदा में, उसका एक बड़ा जबरदस्त सी बिल्डिंग और बड़ा जबरदस्त सा माहौल में, इतना ग्रैंडियोर सिस्टम सोच के सोचता था सीए वाला तो पता नहीं किस लेवल की चीज होगा। इधर आया हूं तो पहले ही बड़ी छोटी सी एकेडमी, एक घर में से, एक घर टाइप के स्ट्रक्चर में बनी हुई, और ऊपर से फ्रंट ऑफिस पे एक बंदा जो है वो सिगरेट पी रहा है, टांगे मेज पे रखी हुई है। हाँ भाई क्या करना है? मैंने कहा सीए। हाँ तो ये फॉर्म है ना, लिखो इसमें चीजें। खैर अब आगे जो इन्फॉर्मेशन उसे पूछे, आधी बताएं आधी ना बताएं, खैर जैसे तैसे करके वो भरा। फिर कहा जी कौन से टीचर्स होंगे, क्या क्लासेस? उन्होंने कहा पहले दिन पता लग जाएगा। तो ना टीचर सेलेक्ट करने का इख्तियार, और जो फीस थी वो भी अच्छी खासी थी। पहले दिन क्लास में टीचर के आने के बाद हमें पता लगता था कि हमें कौन सा टीचर पढ़ा रहा है सेशन। सुबह 7:30 पहली क्लास थी और शाम 7 बजे आखिरी क्लास थी, और हम सब पढ़ रहे थे, मजबूरन पढ़ रहे थे। क्यों? कंपटीशन नहीं था। टीचर बेचारे क्लास में आते थे तो उनको देख के लगता था कि यार ये बस बेचारे जो है ना अभी रो पड़ेंगे। इतने मेहनती, इतने जज्बाती, इतना दिल से पढ़ाते थे, और ना होने के बराबर पैसे मिलते थे, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन बड़ी कम थी। भाई कॉलेज ही अगर 1-2 हैं तो वो बेचारे छोड़ के कहां जाए। फिर जैसे कंपटीशन बढ़ता गया और कॉलेज आते गए, सारा कुछ है, प्राइस भी बड़ी मुनासिब लेवल पे रही, बच्चों को क्वालिटी भी बड़ी प्रीमियम मिलना शुरू हो गई, टीचर्स को भी बहुत ज्यादा एवेन्यूज मिलना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग इधर टीचिंग में शौक से आना शुरू हो गए, वरना लोग पहले टीचिंग में सिर्फ वही जो बहुत जुनूनी होता था वो आता था। बाकियों को होता था टीचिंग में तो पैसे ही कोई नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कहीं और जाए। तो आहिस्ता 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 इंडस्ट्री बनती चली गई, जिसका अल्टीमेटली अब सबको फायदा हो रहा है। आज एक बच्चा कहता है मैं ये वाला सब्जेक्ट फलाना कॉलेज के फलाना कैंपस से पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट वहां से पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट फलाना कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल से पढ़ूंगा। इतनी ज्यादा आसानी हो गई, इतनी ज्यादा मजे लग गए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। चलो ये तो सीए की कहानी है। सन 2000 में मोबलिंक टू मोबलिंक 6 रुपए की कॉल होती थी पर मिनट। मोबलिंक की सिम 5,500 या 6,000 की थी, और 4,000 उसमें टैक्स होता था गवर्नमेंट का। और अगर दूसरे शहर से आपको कॉल आ गई, आपने की नहीं, अगर आ गई तो 32 रुपए पर मिनट सुनने के पड़ते थे। कराची से अगर सरगोदा में मोबलिंग पे कॉल आ जाती थी, तो मुझे याद है मेरे चाचा जो है उन्होंने बिजनेस के लिए एक वो मोबाइल रखा हुआ था, तो वो अगले बंदे को कहते थे यार तुम रखो मैं तुम्हें करता हूँ, और बाहर जाके पीसीयू से कॉल करते थे। जब रिसीव करना 32 मिनट का, तो सोचे करना कितना होगा। तो शहर टू शहर भी रेट चेंज होते थे, और अब कराची से सरगोदा अगर कॉल आ गई तो 32 रुपए पर मिनट सुनने के चार्जेस पड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कुछ और मोबलिंग, कुछ और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आई, आते 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 कंपटीशन बढ़ा,
और अब आज मामला ये हो गया कि वो कहते हैं यार 150 में सिम ले लो, सिम में 250 बैलेंस भी ले लो, तुम इतने 1000 फ्री मिनट, इतने अरसे तक ये चीज फ्री, वो फ्री, ये बस किसी तरह से आ जाओ, हफ्ते का ये पैकेज है, इस पैकेज में इतना अनलिमिटेड यूज करो, ऐसे करो। ये सब मजे क्यों लग गए? क्या ये लोग अचानक से बहुत मेहरबान हो गए? कंपटीशन आ गया। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी मुल्क में, किसी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में कंपटीशन आता है तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर ग्रो करता है, ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा बिजनेस होता है, ऑटोमेटिकली उसका फ्लो बढ़ता है, ज्यादा लोग उससे होते हैं, और अल्टीमेटली किसी मुल्क के आम आवाम को फायदा होता है, जो कि कंज्यूमर्स हैं, जो कि आप लोग हैं। आपको फायदा हुआ सीए की ग्रोथ से, आपको फायदा हुआ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ से। तो ऐसे में अगर कहीं पे किसी भी वक्त कोई इदारा अपनी मनमानी कर रहा हो, मोनोपोली कर रहा हो, मार्केट के कंपटीशन को खराब कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, बेमानियां कर रहा हो, उल्टे सीधे एग्रीमेंट्स करके फंसा रहा हो लोगों को, तो कंपटीशन कमीशन फौरन से एक्शन में आएगा, वो कहेगा ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं होता। कंपटीशन को फरोग मिलना चाहिए। यहां तक आपको बेसिक बात समझ आए। अगली बात जो आपको ज्यादा मजा देगी, आपके प्यारे आईकैप और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान भी तो मामला हुए। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी पावर दी गई है कि ये किसी गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के ऊपर भी बात कर सकता है कि उस बॉडी ने यहां पे नाइंसाफी की है और कंपटीशन को खराब किया है। आईकैप के ऊपर 2 केसेस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए और दोनों जीत गए। वो 2 केसेस कौन से थे? नंबर 1, एसीसीए को रिफ्यूज करना। पुराने जमाने में क्या होता था, एसीसी वाले आते थे, एसीसीए कंप्लीट करने के बाद वो आर्टिकल्स के लिए रजिस्टर होते थे, आईकैप उनको अपने रूट में एंट्री देता था, उनको कैफ एग्जाम कर देता था, सी इंटर जैसे पुराने जमाने में सी इंटर कहते थे, और उनको डायरेक्टली ले लेता था। फिर वन फाइन डे अचानक से आईकैप ने कहा बस अब हम एसीसीए वालों को इस रूट से अलाउ नहीं करेंगे। तो वो लोग जो ऑलरेडी इस एंटिसिपेशन में एसीसीए कर रहे थे 1.5 साल से 2 साल से, उनका एकदम से राइट खराब हुआ, शिकायत हुई। तो हुआ ये कि फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मुकदमा गया और उन्होंने आईकैप को मुजरिम डिक्लेयर करके कहा कि जी आपने रिफ्यूज करके अच्छा नहीं किया, आपने मार्केट में कंपटीशन को फरोग नहीं आने दिया। आईकैप उस केस को अपील में ले गया और अपील में ही है, और आईकैप के मुताबिक उस केस में आईकैप नहीं हारेगा, तो आईकैप अभी उसको एक जगह पे फंसा के बैठा हुआ अपील में। फिर दूसरा केस, आईकैप की जो ऑडिट फर्म्स हैं उन्होंने एक रूल के तहत एक मिनिमम ऑडिट फीस रखी कि ऑडिट करने के कम से कम इतने चार्जेस होंगे, यानी कि आप किसी छोटी सी छोटों के पास जाके हल्के से हल्का ऑडिट भी करवाएं तो उन्होंने कह दिया कि अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल इतना होगा तो हम कम से कम इतनी ऑडिट फीस लेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बच्चों से कह दिया जाए कम से कम 40,000 फीस है, जिस मर्जी कॉलेज जाओ। तो ऐसे में आईकैप के ऊपर केस हुआ कि इन्होंने मिनिमम ऑडिट फीस क्यों रखी, और आईकैप ये केस भी हार गया इनिशियली। इस केस को भी आईकैप ने अपील में फंसाया हुआ है, और आईकैप के मुताबिक आईकैप को कुछ अर्से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आए, उसमें उन्होंने कहा ये दोनों केसेस के रिमोट चांसेस हैं हमारे हारने के, यानी दे बिलीव कि ये बेकार केसेस हैं, इनका कुछ नहीं। लेकिन आपको ये बताना इसलिए जरूरी है कि आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि आईकैप जैसे ऑटोनोमस बॉडी जो कि गवर्नमेंट के अंडर चार्टर के थ्रू चल रही है, उस पर डायरेक्टली अटैक की और उनको कहा कि तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से तुम्हारे सेक्टर में तुमने कंपटीशन को खराब किया। तो ये इस लेवल की अथॉरिटी है। अब कितना ही मजा आता है हम इस अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या अथॉरिटी कैसे काम करेगी, क्या होगा, किस तरह होगा, बट हमारी किताब ने सिर्फ तहिया किया हुआ है कि आपको रटा किस तरह से होगा, बट हम रटा लगवाना है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह उसको मना करता है, और चंद वर्ड्स जो बीच में नजर आए उन्होंने सोचा चलो उसकी डेफिनेशन डाल देते हैं, जब बच्चों ने रटा लगाना ही है तो डेफिनेशन को भी रटा लगा लेंगे। तो थोड़ा सा समझ आया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है। अगर कभी शौक हो, अगर कभी शौक चढ़े और देखना हो कैसे काम करता है, ये आईके वाला वो केस का क्या था, या फलाना की शुगर मिल के साथ क्या हुआ, आप देखेंगे आए दिन ये मुख्तलिफ तरह के केस करते रहते हैं, कुछ में जीत जाते हैं, कुछ चलते रहते हैं, कुछ में अपील में चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये इदारा एक दफा सबको परेशानी जरूर होती है कि इससे गुजरना पड़ेगा। वारिद और मोबलिंग ने जब मर्ज होना था तो उनके उस मर्जर पे इस इदारे को एतराज था कि आपके मर्जर होने से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक वन साइडेड पावर इकट्ठी हो जाएगी, जिससे इस्तेसाल होगा कंज्यूमर का। तो उनको बड़े अरसे तक इस चीज को नहीं करने दिया, 6 महीने तक वारिद वालों को उनकी सर्विसेज यूज नहीं करने दी और उनको वारिद का 4G यूज नहीं करने दिया, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी भी लेवल पे किसी भी इदारे को अगर वो मार्केट का कंपटीशन खराब कर रहा है, उसको रोकने की पावर इनके पास मौजूद है। बात समझ आई कुछ कुछ? तो ये कंपटीशन कमीशन का
काम है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे सिलेबस में से रिलेटेड क्या है। कंपटीशन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इनका कॉन्सेप्ट है कंपटीशन एडवोकेसी। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि इस इदारे के बारे में दुनिया ज्यादा जाने और जहां किसी को कुछ गलत होता नजर आए वो इनको शिकायत लगाएं। तो आप अगर इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे सीसीपी तो आपको इनकी पूरी वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पे उन्होंने जितने भी केसेस जब जब जिस पे किए हैं वो किस वजह से किए थे, उस केस में ये जीते थे या हारे थे, उसका क्या रिजल्ट निकला था, सारी चीजें डिटेल से बताई हुई है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपने बारे में बताया कि ये क्या है और किन किन सूरतों में एक सारिफ, एक कंज्यूमर, एक आम इंसान इनको अप्रोच करके शिकायत कर सकता है। ऐसे इदारे मगरबी ममालिक में बड़ा फाल काम कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी उतना टाइम नहीं गुजरा। ये इदारा आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहा है, लेकिन अभी एक आम शहरी इस काबिल नहीं हुआ कि वो अपने राइट्स के लिए इस तरह के इदारों से राब्ता करे। अदरवाइज बाहर के मुल्कों में अक्सर इस तरह के मसलों पे, छोटे छोटे मसलों पे भी एक कंज्यूमर उठ के किसी भी जगह पे केस कर देता है और इस तरह की अथॉरिटीज बीच में आ जाती हैं। तो ये एक ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है। ये सारी बातें बहुत खूबसूरत थी, बहुत मजेदार थी, लेकिन खुदा ना खास्ता इसका आपकी किताब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि ये है क्या, ताकि आपके जहन में बन जाए कॉन्सेप्ट। फिर देखेंगे कि इनकी क्या रेस्ट्रिक्शन है और आपने रट्टा कैसे लगाना है। अनफॉर्चुनेटली इंतहाई लॉजिकल लॉ में से आई के अपने सिर्फ रट्टे वाली बातें उठाई हैं आपके लेवल के लिए। उन्हें लगता है शायद इस लेवल पे बच्चों से रट्टा लगवा लें, आगे जाके समझा देंगे, लेकिन मैंने पहले समझा दिया है, रट्टा तो आप लोग लगा ही लेंगे। ले जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। कंपटीशन एक्ट ने 4 तरह की चीजों को मना किया है। 4 चीजों को कंपटीशन कमीशन ने मना किया है। वो कहते हैं कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज नहीं करेगा, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। अभी हम इसके ऊपर अलग अलग करके बात करेंगे। कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनको मना कर दिया कंपटीशन कमीशन ने कि खबरदार इस तरह के एग्रीमेंट कोई नहीं करेगा। कुछ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों को धोखा देती हैं, उससे रोक दिया है। और ऐसे मर्जर जिससे कंपटीशन कम होता है, इससे रोका है। हमारे सिलेबस में इन 3 की चंद एग्जांपल्स हैं और उसके अलावा जो चौथा मर्जर वाली चीज है वो हमारे सिलेबस में डिटेल से नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कंपटीशन कमीशन के क्या कारनामे हैं, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में कंपटीशन कमीशन ने 4 चीजों को मना किया है। वो कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन, अगर किसी इदारे की तगड़ी पोजीशन है तो वो अपनी उस तगड़ी पोजीशन को मिसयूज नहीं करेगा और लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। नंबर 2, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिससे मार्केट का कंपटीशन खराब हो। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को उन्होंने कह दिया ये प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कोई धोखा देने वाली ऐसी मार्केटिंग नहीं करेगा जिससे वो अपने कंपेटिटर्स का शेयर ले जाए और बाद में कंज्यूमर्स को पता लगे कि उन्होंने झूठ बोला था। और चौथा, ऐसे मर्जर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी वारेद और मोबिलिंग की, ऐसे मर्जर्स जिससे कंपटीशन कम हो रहा हो, ऐसे मर्जर्स को वो मना कर देते हैं या उसके ऊपर कुछ शर्तें लगा देते हैं कि ऐसा मर्जर जिससे मार्केट का कंपटीशन खत्म हो और अल्टीमेटली कंज्यूमर परेशान हो जाए कि दोबारा से कुछ मोनोपोलीज, कुछ ओलिगोपोलीज और कुछ इस तरह के मसलों मसाइल बन गए तो कंज्यूमर तंग हो सकता है। तो ये 4 चीजें उन्होंने मना की हैं, इनमें से 3 हमारे सिलेबस में और मर्जर से रिलेटेड हमारी किताब खामोश है। मैंने सिर्फ अपने अंदर के जमीर की आवाज सुन के चौथी बात आपके सामने लिख दी कि आपको कम से कम कानून का पूरा पता हो कि असल कानून ने 4 चीजों को मना किया है। ताकतवर पोजीशन का मिसयूज नहीं करना, कुछ लोगों ने मिलके ऐसे एग्रीमेंट नहीं करने जो कि कंपटीशन खराब हो। तीसरा, डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं करनी। चौथा, ऐसे मर्जर्स नहीं करने। अब आप लोगों को जो सेक्टर नजर आता है वो एजुकेशन है। आप एजुकेशन में बैठे हैं, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से देखें। फॉर एग्जांपल, अगर इस वक्त हमारा कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, अगर फर्ज करें कंपटीशन स्ट्रांग ना होता और एक आध इदारा होता और उस एक इदारे के पास 80 to 90% बच्चे पढ़ रहे होते और वो इस चीज को मिसयूज करता या उस चीज की वजह से अपनी मनमानी करता कि जैसा मर्जी टीचर जैसे मर्जी तरीके से दे दिया जाए, जो मर्जी क्लास का टाइम रख दें, जितना मर्जी पैसे चार्ज कर दें, कोई पूछने वाला नहीं, तो हम कहते हैं कि यहाँ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुई है। मैं अपने सेक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ। नंबर 2, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स। अगर 3-4 कॉलेजेस मिलके एग्रीमेंट कर लें कि यार ये वाली पॉलिसी ऐसे है, जब भी एक रिपीट वाला बच्चा आएगा हम कहेंगे जी मार्केट की नॉर्म है कि रिपीट वाले बच्चे को पूरी फीस चार्ज होती है। अब बच्चा जिस मर्जी कॉलेज चला जाए, हर कॉलेज जब सेम कहानी सुनाएगा तो फिर वो बच्चा मजबूर हो जाएगा कि वो रिपीट में पूरी ही फीस दे, अगर कुछ कॉलेजेस मिलकर एग्रीमेंट कर ले। तीसरा, अगर कोई कॉलेज झूठी मार्केटिंग करे और लोगों को अपनी तरफ रागिब करे, खबर उधर की लीक हो और इधर से अचानक से कॉलेज अनाउंस कर दे कि ये हमारी खबर है, धोखा दे,
जान के बेईमानी करे, आप लोगों को कन्विंस करे, या आपको पता है जैसे सोशल मीडिया पे किया जाता है कि खुद से एक सवाल फेंका जाता है, बताएं जी सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर कौन है, और नीचे अचानक से 1 मिनट में 50 जवाब आ जाते हैं, पहले से तैयार बैठे हुए होते हैं 50 जवाब, एक ही कॉलेज को रिकमेंड कर रहे होते हैं, ये एक ही बंदे को रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिकली एक डिसेप्टिव सी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे मार्केट खराब होती है। तो डिसेप्टिव मार्केटिंग का मतलब है ऐसी मार्केटिंग जिससे आप धोखा भी दे रहे हैं और नंबर 2 कंपटीशन को खराब भी कर रहे हैं। और चौथी चीज, फर्ज करें 2 या 3 कॉलेज आपस में मर्ज हो जाएं और कहें यार अब हम मर्ज हो जाते हैं और अब हम एक सबसे बड़ा कॉलेज बना लेते हैं, और फिर सारे पाकिस्तान का बच्चा या सारे लाहौर का बच्चा हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये चारों तरह की चीजें बिजनेस कम्युनिटी में रोकने के लिए सीसीपी बैठा है। डोमिनेंट पोजीशन नहीं किसी को मिसयूज करने देनी, कुछ लोगों को मिलकर गलत एग्रीमेंट नहीं करने देना, गलत मार्केटिंग नहीं करने देनी, और उसके अलावा ऐसे मर्जर्स नहीं करने देने जिनसे कंपटीशन खराब हो, और अगर करने देने हैं तो कुछ शराइत होनी चाहिए। लें जी, 4 चीजें हमें मोटी मोटी समझ आ गई। अब एक एक करके देखते हैं कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की क्या एग्जांपल्स दिए इन्होंने, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स कौन से एग्जांपल दिए हैं, डिसेप्टिव मार्केटिंग की एग्जांपल समझाऊंगा मैं आपको जरूर, लेकिन अल्टीमेटली आपने क्या करना है, रट्टा मारना है। इंडिविजुअल्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं लेकिन उतना स्केल नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ना खास लेवल तक से ऊपर के मामलात को देखता है। जैसे मर्जर भी है ना, तो मर्जर के अंदर भी उनका रूल है कि अगर मर्ज होने वाली एंटिटीज के एसेट्स 1 बिलियन से ऊपर जा रहे हो फिर हम बीच में आएंगे। भाई अगर 2 दुकानदार बेचारे मर्ज हो रहे हो और एक बड़ी दुकान बनाए तो ये इतनी को बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो इन्होंने भी एक खास लेवल, ये मतलब मुल्की लेवल पे सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आके सोच रहे। ले जी, प्रोहिबिशंस को एक एक करके देखते हैं। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज करना। An abuse of dominant position consists of practices which prevent, restrict, reduce or distort competition in the relevant market. ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, ऐसे काम, ऐसे चाल चलन जो रोकते हो, सिरे से ही मना कर देते हो, प्रिवेंट करते हो, रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कम कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, या डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब है खराब कर देते हो। आपने सुना होगा वर्ड डिस्टॉर्शन, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। तो लॉ बेचारा उसको हर तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी सेक्टर में कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी सेक्टर में कोई। तो उन्होंने कहा वो प्रैक्टिसेस जो कि रोक दें, थोड़ा सा पाबंदियां लगा दें, कम कर दें या खराब कर दें कंपटीशन को रेलेवेंट मार्केट में, वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। कब होगी? जब एक इदारा बहुत ताकतवर पोजीशन में हो और वो इदारा क्या क्या हरकतें करे, थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। लिमिटिंग प्रोडक्शन, सेल एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइसेस और अदर अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशंस। एक ही कंपनी है जो कि पाकिस्तान में फर्ज करें बनाती हो एसी फॉर एग्जांपल, और वो जान के अपनी प्रोडक्शन कम कर दें, हालांकि उनके पास कैपेसिटी भी मौजूद हो, लोग भी मौजूद हो, और जान के कम प्रोड्यूस करें कि जी मार्केट में शॉर्टेज हो गई और वही एसी 2 लाख का बेचना शुरू कर दें। गर्मियों में लोग सड़ रहे होंगे, तंग आए हुए होंगे, 2 लाख का खरीदना शुरू कर देंगे, और अगले साल वो दोबारा से अपनी प्रोडक्शन ओपन कर दे लेकिन रेट 2 लाख पे सेट हो गया हो। तो कभी कभी कोई पावरफुल पोजीशन में बंदा जान के अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दे, रोक दे, सेल को रोक दे, अनरीजनेबल इंक्रीज कर दे प्राइसेस में कि हाँ जी ये प्राइस में इंक्रीज करें, या कुछ और ऐसी ट्रेडिंग कंडीशन लगा दे जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो, तो हम कहेंगे कि जिससे सार्फिन का इस्तेहसाल हो, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। सारिफ तो समझ आता है ना, तो कंज्यूमर जो एंड यूजर्स है वो अगर तकलीफ में आए, तो अगर एक बंदा, एक बिजनेस अपनी बड़ी पोजीशन का फायदा उठा के प्रोडक्शन रोक दे, सेल रोक दे, अजीबोगरीब सी शर्तें लगा दे, या मार्केट में लोगों के लिए जीना आजाब कर दे, तो हम कहेंगे कि उसने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया। ये एग्जांपल्स हैं, इसके साथ लिखा हुआ एग्जांपल ऑफ सच प्रैक्टिसेस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। इसका मतलब है ये चंद एग्जांपल्स हैं, लेकिन सिर्फ यही चीज नहीं है, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, charging different prices from different customer for the same goods or services without an objective justification. अगर कोई पावरफुल पोजीशन में है और उसके पास एक कस्टमर जाए और वो कहे जी ये चीज कितने की है, वो कहे 20,000, फिर एक और कस्टमर आया जी चीज कितने की, हो गए 25,000, वो कहे क्यों, ये डिफरेंट होने का नहीं, तो उसको 20 क्यों, मुझे 25 क्यों, हमारी मर्जी। तो अगर आप चीज में कोई डिफरेंशिएशन भी ना करें, कोई उसकी, भाई ऐसा हो सकता है कि आप कहें जी 20,000 ये चीज है और ये चीज 25,000 की इसलिए है कि ये दूसरे शहर से आती है और आने में हमारा खर्चा ज्यादा लगता है।
अगर दो एक जैसी चीजें हो, मिलती जुलती सिचुएशन हो, या एक ही चीज हो और दो अलग अलग कंज्यूमर, आप उनको अलग अलग चार्ज करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक स्कूल शादरा में जो प्राइस ले रहा है अपने बच्चों से, डिफेंस में उस प्राइस से डबल प्राइस ले रहा हो। जब पूछें कि भाई ये तुम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, तो वो कहे डिफेंस की प्रॉपर्टी भी महंगी है, वहां किराया भी महंगा है, वहां के टीचर्स भी महंगे हैं, वहां की सारी चीजें भी महंगी हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन नजर आए तो लोग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझ जाते हैं। लेकिन यही होता है कि जब लोगों को नजर आता है कि भाई आपका खर्चा एकदम से बड़ा नहीं है और आपने फीस सेम ही रखी हुई है, तो फिर लोग एहतजाज करते हैं। उनको होता है कि ये नाइंसाफी हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कि अगर आप एक ही चीज की प्राइस एक बंदे से कुछ और लें, दूसरे से कुछ और लें, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के साथ ये अलाउड है। ऑब्वियसली सब्जी मंडी में चीज का रेट डिफरेंट होगा, शहर के मिड में डिफरेंट होगा, महंगी मार्केट में डिफरेंट होगा। जो महंगी दुकान में बैठा हुआ उसने अपने खर्चे भी निकालने हैं, तो ही हैज एन ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन फॉर दैट। तो अगर एक बंदा बगैर जस्टिफिकेशन के किसी को कोई प्राइस चार्ज करे, किसी को कोई प्राइस चार्ज करे, और वो बंदा खुद भी तगड़ा हो, वो बिजनेस तगड़ा हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की है। Then making sale conditional with purchase of other goods or services. आपने टाइम्स कर लिए, कॉलेज के पास आए, आपने कहा जी हमने आप हिसाब से बिजनेस लॉ पढ़ना है फॉर एग्जांपल। अब अगेन वही बात है कि एजुकेशन सेक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ, खामखा किसी और टीचर किसी और सब्जेक्ट की एग्जांपल दूंगा तो लोग कटिंग कर करके पता नहीं कहां पे लगा दें। और कॉलेज वाले कहें जी आपको बिजनेस लॉ में एक ही सूरत में एडमिशन मिलेगा, टैक्स में भी एडमिशन लेना होगा। या हम कहें अच्छा उनसे अगर पढ़ना है तो कम से कम 2 और सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी बेहतर पोजीशन को मिसयूज करके एक कस्टमर को जो चीज नहीं चाहिए थी उसको लेने पे मजबूर कर दिया कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा जब तक, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा जब तक तुम हमारी ये दूसरी प्रोडक्ट ना ले लो। तो ये टाइम्स कहलाते हैं, जिसमें आप एक चीज की सेल को दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने कहा कि जी आपको लॉ चाहिए अगर आब्दी साहब का, तो सिर्फ एक सूरत में मिल सकता है कि आप टैक्स के साथ जोड़ के लो, हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन अकेला बिजनेस लॉ इज नॉट फॉर सेल। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कुछ गड़बड़ है। हाँ, ई रॉन्ग नंबर है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने एक सब्जेक्ट की बेस पे दूसरा सब्जेक्ट जबरदस्ती हमें चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा अगर काम किया जाए तो वो गलत है। इनमें से बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है, मैं दूंगा तो आपके ध्यान में आ रहा होगा फलाना बिजनेस कर रहा है, फलाना कर रहा है। आपको याद होगा मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आपको लॉ पढ़ाया जाए तो इसका ये मतलब है कि ये लॉ है पाकिस्तान में और ये आपके सिलेबस में है। लेकिन मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये लॉ पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो ये काम क्यों नहीं कर रहे, ये शायद मैं रेलेवेंट पर्सन नहीं हूं, या आप किसी और से पूछें कि ये कानून काम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन ये कानून है क्या और आपको क्या समझना है, मैं वो समझा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वो बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इतनी गहराई नहीं है, मैं फिर भी बहुत गहराई में जा रहा हूँ। खुदा ना खास्ता है कि अब थोड़ा सा भी लॉजिकल पूछे तो आपको इन सारे अल्फाज का पता हो, लेकिन सब पता होने के बावजूद भी जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि रट्टा मार लेना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए अगर तो कुछ अच्छाई इससे कौम का, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक काम करने लगे थे लेकिन फिर हमने नहीं किया। हम ये करने लगे थे कि जो एएफसी पढ़ के आ चुके थे बच्चे या जो जिन्होंने कैफ पहले से पढ़ा हुआ था, वो जब इस दफा एडमिशन लेने लगे तो हम उनको जान के कंपनी लॉ में एडमिशन दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि हमें पता था कि इंट्रो ना पढ़ा हुआ बच्चा FR1 में बहुत जलील होने वाला है। उसकी वजह से बिजनेस लॉ थोड़ा भारी हो जाएगा, कंपनी लॉ थोड़ा सा लाइट है उसके लिए। अब हम इन बेटर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हम खुद ही से टाइन बना रहे थे कि तुम्हें बी लॉ नहीं मिलेगा, सी लॉ मिलेगा। लेकिन दरमियान में जब बच्चों ने शोर मचाया और उन्होंने जनाब वो सोशल मीडिया पे भी आवाजें उठा दी, जगह जगह यहाँ नीचे धरना दे दिया, शोर शराबा, तो फिर हमने यही सोचा कि हमने बच्चों के लिए सोचा था, लेकिन अगर बच्चों को नहीं चाहिए तो ठीक है हम इनको बिजनेस लॉ पढ़ा देते हैं। अब कहने का मतलब है हमारे दिल में नीयत साफ थी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को साबित कर देंगे कि इन्होंने जुल्म किया है तो हमने गलत किया। अगर हमारी नीयत साफ है तो हमें एग्जाम्शन लेनी चाहिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट एग्जाम्शंस देती है इन सारी चीजों में। आप जाके कहें मैं ये कर रहा हूँ जो दिखने में लगेगा इस्तेसाल, लेकिन अल्टीमेटली इसमें हमारे नजदीक बच्चों का फायदा है। यानी हम उस वक्त कंपनी लॉ जबरदस्ती इसलिए पढ़ाना चाह रहे थे कि वी नो कि कंपनी लॉ कम टाइम में तैयार हो जाता है, बी लॉ को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये भी बेचारा इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सी लॉ तो बेचारा इससे भी बहुत छोटा है। तो इसलिए कभी कभी दूसरों के बेनिफिट में ऐसा किया जा सकता है, बट अगेन फिर आपको एग्जाम्शन लेनी पड़ती है प्रॉपर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं। ये बात समझ आई? Making the conclusion of contract subject to acceptance of other parties of supplementary obligation which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of the contract.
आप कहें कि जी ठीक है जी, हम आपको सीए में एडमिशन दे देते हैं। एक दफा आपने फैमिली के साथ जाके फलाना बाजार से हमारी एक और जगह पे एक दुकान है, वहां से जाके आपने जो है वो फर्ज करें जूते खरीद रहे हैं, फर्ज करें कॉलेज हो, कॉलेज का ओनर जो है उसकी जूते की दुकान भी हो और वो सीए भी चला रहा हो, और वो कहे जी सीए में हम एडमिशन दे देंगे, आप चाहे एक सब्जेक्ट में एडमिशन लें लेकिन जूते भी खरीदने पड़ेंगे, जूतों पर डिस्काउंट भी दे देंगे। तो अगर आपने कह दिया है कि ये वाले बिजनेस के साथ ये चीज लेनी जरूरी है, अगर तो उसका कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल कॉलेज आपसे कहे आप एक ऑनलाइन पोर्टल पर एडमिशन कराएं और वो आपसे कहें आपको हम इसमें टेस्ट सेशन भी लोगे तो एडमिशन देंगे वरना नहीं देंगे। अब आपको पता है कि वो क्लास के साथ उस टेस्ट सेशन का आपस में कनेक्शन है, तो जो कनेक्टेड चीज है वो साथ बेचना मना नहीं है, लेकिन एक डिसकनेक्टेड चीज के साथ कनेक्ट कर देना कि अच्छा जी आपको तब ही एडमिशन मिलेगा जब आपने फलाना जगह से जूते भी खरीदे होंगे। तो दोबारा पढ़ते हैं, मेकिंग द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, कुछ और ऑब्लिगेशन जो उसके साथ कनेक्टेड है, which by their nature or according to commercial usage have no connection with subject of the contract। इस कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना कमर्शियल यूजेज के हवाले से, ना माहौल के हिसाब से, ना ही इस तरह की कोई परंपरा है कि जो जूते खरीदता है वही अच्छा सीए पड़ता है। हाँ, जो टेस्ट सेशन में भी एडमिशन लेता है वो अच्छा तैयार होता है, ये बात थोड़ी सी कनेक्ट हो सकती है, लेकिन जो जूते खरीदेगा फलाना हमारी दुकान से वही हमसे सीए पड़ेगा तो पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो पहले पिछले और इस पॉइंट में फर्क ये है कि पिछले में आपने अपने ही गुड्स और सर्विसेज को वो किया, और दूसरे में आप कह रहे हैं कि फलाना जगह का फलाना ये प्रोडक्ट लोगे तो उसके साथ हम अपनी प्रोडक्ट देंगे वरना हम प्रोडक्ट नहीं देंगे। इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, अपना एक डिफरेंट बिजनेस भी चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अप्लाई दिस सिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन फॉर डिफरेंट पार्टीज। दो पार्टीज हैं आपके पास आके आपसे डील करना चाह रही हैं कि जी हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। आपने एक पार्टी को तो कहा हाँ चलो ठीक है इस तरह से कर लेंगे, आप हमें 6 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जमा करा दीजिएगा। दूसरी पार्टी आई, आपने कहा नहीं आपसे हमें यकमुश्त सारे पैसे चाहिए। दोनों पार्टीज का स्टेटस भी सेम हो, दोनों की मार्केट स्टैंडिंग भी सेम हो, और आप एक के लिए मुश्किल बना दें ट्रांजेक्शन और एक के लिए आसान बना दें, तो इसका मतलब आपने अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करते हुए जान के किसी एक को तकलीफ दी। इस तरह की तकलीफ देना भी मना किया। छोटी छोटी सी बातें, driving the competitor out of market, preventing new entry and creating monopoly in the market by predatory prices। predator कहते हैं खूनखार दरिंदे को, जो खून पी जाता है, जो शिकार करता है, जो बेसिकली शिकार करने वाला दरिंदा। प्रीडेटरी प्राइसेस का मतलब है ऐसी प्राइसेस जिससे आप बाकी सबका शिकार कर लें। भाई जिस टाइम पे वारेद जोंग ये मार्केट में एंटर हो रहे थे टेलीनॉर वगैरह, अगर उस वक्त मोबलिंग जो है वो 98 की कॉल कर देता 50 पैसे की, ये लोग जब आए थे उन्होंने 3 रुपए की कॉल रखी थी, मोबलिंग का पूरे पाकिस्तान में सेटअप रखा हुआ था, अगर वो उस वक्त 10 पैसे की भी कॉल कर देता तो मोबलिंग को जितना भी नुकसान होता लेकिन लॉन्गर रन में फायदा होता, क्योंकि साल तक ये लोग ना चल पाते जो नए बिजनेस आए। तो आप अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए प्रीडेटरी प्राइसेस इस तरह की सेट नहीं कर सकते कि आप एक कंपेटिटर को मार्केट में एंटर होने से पहले उसका सफाया कर दें। तो लोगों को मार्केट में एंटर होने से रोकना या इस तरह के सारे मामला जो है वो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से नहीं करेंगे। देन बाइकॉट नहीं करेंगे, आप बाकी अंडरटेकिंग को प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन या सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से नहीं मना करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तगड़े हैं तो आप गवर्नमेंट से कहें पहले उस बिजनेस को बंद कराएं फिर मैं चलूंगा वरना मैंने भी नहीं सर्व करना। अब गवर्नमेंट को भी पता है कि ये सर्व नहीं करेगा तो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, तो आप इस तरह से किसी का बॉयकॉट नहीं करेंगे, किसी को निकालने की फरमाइश नहीं करेंगे, किसी और अंडरटेकिंग यानी बिजनेस को तकलीफ नहीं देंगे। मेरे लिए ज्यादा आसान है कि मैं तेजी से पढ़ा दूं और कहूं रट्टा मारना है, मैं जान के समझा रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टॉपिक मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूं कि आपको इन लफ्जों की गहराई पता हो, लेकिन क्रैम करना बड़ा जरूरी है। पेपर में ज्यादा चांसेस इसमें से क्रैमिंग आने के हैं, मैं फिर भी समझाने की कोशिश बहरहाल कर रहा हूं। रिफ्यूज टू डील, मना कर दें। आप एक दुकानदार के पास जाए, आप कहें जी मुझे ये चीज चाहिए, उसने कहा जाओ चले जाओ कोई चक्कर नहीं। आपने कहा क्यों, क्या ये चीज नहीं है आपके पास? उसने कहा पड़ी हुई है तुम्हें नहीं देनी। आप कहें क्यों? कहे तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगते, चले जाओ। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आता है, तुम्हें मैंने माल नहीं बेचा। जैसे आई के अपने एसीसीए के साथ किया था, रिफ्यूज टू डील, मना कर दिया ना, अगर जाओ तुम्हें हम डील नहीं करेंगे, जाओ निकल जाओ। तो अगर आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा के
अपनी पावर का फायदा उठा के किसी को मना कर देंगे, तुमसे डीलिंग नहीं होगी, तुम्हें हम डील नहीं करेंगे, तो ये डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज है। इनमें से कोई भी एक पाकिस्तान में किसी ने किया हो और कंपटीशन को शिकायत लगी हो और कंपटीशन ने उस पर अमल किया हो तो वो इसके ऊपर सजाएं दे सकते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि ये वो चीजें हैं जो अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन है। ये चंद एग्जांपल्स लॉ ने कोट किए और कहा है कि ये एग्जांपल्स हैं बट नॉट लिमिटेड टू दीज एग्जांपल्स। इस तरह की कोई भी हरकत अगर मार्केट में कोई अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है तो कंपटीशन कमीशन उस पर एक्शन ले सकता है। डन हो गया। कंज्यूमर के पास ये राइट है, लेकिन वही बात है कि उसे ये पता होना जरूरी है कि उसने जाना किसके पास है। इनके पूरे डोमेन्स बने हुए हैं, इनका फिर पूरा एक ट्रिब्यूनल होता है जिसमें पहले केस जाता है, फिर उस ट्रिब्यूनल के बाद किसी कोर्ट में जाता है। इनका ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के बराबर लेवल का होता है, उनका अपना ही इदारा है, पहले वहां केस फंसता। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में क्या था, एक इदारे ने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया। प्रोटेक्टेड एग्रीमेंट्स में दो या दो से ज्यादा इदारे आपस में मिलके एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिस एग्रीमेंट से वो रोक देते हैं मार्केट में कंपटीशन को। मिलते जुलते अल्फाज आपको नजर आएंगे, लेकिन इसमें दो या दो से ज्यादा अथॉरिटीज हैं। एन अंडरटेकिंग और एन एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स शैल नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और टेक अ डिसीजन फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस कंपटीशन इन रेलेवेंट मार्केट एक्सेप्ट व्हेन ग्रांटेड एग्जम्पशन अंडर दिस एक्ट। अगर तो गवर्नमेंट के पास शुगर सेक्टर वाले चले जाएं और कहें जी हमारा ये वाला एग्रीमेंट मार्केट के फायदे में होता है, दिखने में आपको गलत लगेगा, तो सीसीपी उनको एग्जम्पशन दे सकता है। तो अगर आपने एग्जेम्प्ट नहीं कराया हुआ अपना एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट जिससे उन्हें लगे कि मार्केट खराब हो रही है, तो वो एग्रीमेंट जब जिन पार्टीज के दरमियान है वो उनको रोक सकते हैं और उनको जुर्माने और मुख्तलिफ तरह की और सजा दे सकते हैं। वो सजा कितने जुर्माने के हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। A contract entered into contravention of this section shall be void। इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी पे अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, void होगा। एग्जांपल्स क्या है प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स की? एग्जांपल्स क्या है? फिक्सिंग प्राइसेस और इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग कंडीशन फॉर परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो तीन इदारों ने मिलकर प्राइसेस फिक्स कर दी, उधर एक ही इदारा था, इधर दो तीन ने मिलकर प्राइस फिक्स कर दी, प्रोडक्शन फिक्स कर दी कि अच्छा भाई ये काम करते हैं, हम में से कोई भी 1000 से ज्यादा यूनिट एसी के नहीं बनाएगा ताकि पाकिस्तानियों को एक दफा परेशानी हो और उसके बाद सबके सब हमारे पीछे भाग रहे हो। गाड़ियों में कई दफा ऐसा होता है, जान के खास लेवल की प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद सबके सब जो है, जब सब जाते हैं तो उन्हें पता लगता है भाई डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। फिर गाड़ी लेने के बाद भी उन्हें कहा जाता है आपको 6 महीने बाद डिलीवर होकर मिलेगी। फिर वहां से एक और नई गेम शुरू होती है कि अच्छा अगर फौरी चाहिए 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, कुछ गाड़ियों पे 10-10 लाख तक भी है। और जिसने पैसे खर्चे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 82 लाख रुपए खर्चे हैं फॉर्च्यूनर लेने पे, तो उस टाइम पे ना उसको 6 महीने बड़ी तड़प होगी कि वो 6 महीने तक इंतजार करे गाड़ी डिलीवर होने का। वो कहेगा यार ये 10 भी पकड़ो, मुझे गाड़ी आज दे दो। तो ये फायदा उठाते हैं और उसको ये भी पता है कि कुछ अरसे तक नहीं लूंगा, इसकी कीमत फिर बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन भी लिमिटेड हो रही है और अवाम खरीदने को तैयार है। पाकिस्तानी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है, यही तो दुख है। डिवाइडिंग मार्केट बाय टेरिटरीज, ये हमारा एरिया, इधर नहीं आना। अक्का मुंबई जो है वो हमारा एरिया है और अक्का दिल्ली तुम्हारा एरिया है, तुम अपने एरिया में, हम अपने एरिया में, हम एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके लिए क्या हिंदी का वर्ड होगा? इंटरफेयर, लफड़ा। अपन को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, अपने एरिया में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तो टेरिटरीज डिवाइड कर दी कि आपस में तय कर लें, वो शहर तुम्हारा, वो शहर हमारा, वो इलाका आपका, वो हमारा। इस तरह से जब आप टेरिटरीज में डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम के हिसाब से, परचेज के हिसाब से, टाइप ऑफ गुड्स के हिसाब से, तो मुस्तरा के गुड्स हम मुस्तरा के गुड्स, तो मुस्तरा की सर्विसेज हम मुस्तरा की सर्विसेज। तो जब भी आप मार्केट को आपस में डिवाइड कर लेंगे कि इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा तुम्हारा, तो लोग कहेंगे यार मतलब क्या आप दोनों, क्या आपने डिवाइड कर लिया कि वो वाले तुम्हारे, वो वाले तुम्हारे, वो वाले तुम्हारे, टैक्स के सारे बच्चे तुम्हारे, लॉ के सारे बच्चे हमारे, ऑडिट के सारे बच्चे तुम्हारे, बीएम के सारे बच्चे हमारे। इस तरह से मजाक थोड़ी हो रहा है। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये बच्चे कोई ऐसी चीज है जिनको बेचा जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है जाओ सारे बीएम के बच्चे तुम्हें दिए, जाओ सारे लॉ के बच्चे तुमसे वापस ले लिए। तो कंज्यूमर्स को आप इस तरह से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से, तो दो तीन पार्टीज आपस में मिलकर ऐसा एग्रीमेंट करें जिससे वो डिफरेंट मार्केट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये सही बात नहीं है। कभी कभी मार्केट डिवाइड करने से क्वालिटी एनहांस होती है। मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि ये मना है, ये ऐसे मना है कि अगर एग्जामिशन ना ली हो। इसका मतलब है कि उन्होंने ये मार्जिन रखा है, चोर दरवाजा रखा है कि अगर आपको लगता है कि जो आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसमें फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है,
आप जाएं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको कहेंगे कि हमें एग्जाम्शन लेनी है। इसमें 2 एग्जाम्शन होती है, इंडिविजुअल एग्जाम्शन और ब्लॉक एग्जाम्शन। पूरी सीरीज ऑफ एग्रीमेंट को भी कर सकते हैं, सिंगल को भी, सिलेबस में नहीं है हमारे। तो आप उन्हें जाके कह सकते हैं कि मुझे इस पे एग्जाम्शन चाहिए, और फिर वो आपको उसके ऊपर एग्जाम करेंगे, तो फिर वो आपका एग्रीमेंट जो दिखने में इस डेफिनेशन के अंदर आ रहा है आपको एग्जाम हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, ये सारे एग्रीमेंट में अगर कहीं अच्छाई होगी और उसकी प्रॉपर इजाजत ले ली गई होगी तो फिर वो स्कोप में नहीं आएगा। ऊपर अगर आप देखें तो हमने ये कहा था कि इन रेलेवेंट मार्केट ये मना है एक्सेप्ट व्हेन ग्रांटेड एग्जम्पशन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में एग्जम्पशन मिल गई तो ठीक है, फिर अलाउड है। देन फिक्सिंग और सेटिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल विद रिगार्ड टू गुड्स। गुड्स के हवाले से आप सेल डिवाइड कर दें, प्रोडक्शन डिफाइन कर लें कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इससे ज्यादा सेल नहीं करेंगे, इससे ज्यादा मार्केट में आने नहीं देंगे, इतनी चीनी के बाद रोक लेंगे, इतना नहीं लोगों तक पहुंचने देंगे, इस तरह की जितनी भी एग्रीमेंट है। कोई भी मैनर या मींस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सर्विस अगर आप फिक्स कर लें, आप कहते हैं कि ठीक है जी, आपस में 2-3 कॉलेज मिलके एग्री कर लें कि जो फिजिकल में एडमिशन लेने आया है उसको हरगिज ऑनलाइन में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में इस्तेसाल हो जाएगा। थोड़ा सा 2-3 पार्टीज ने मिलके जान के ऐसी चीज की होगी जिससे स्टूडेंट्स तंग हो रहे होंगे, क्योंकि अब बच्चे हाइब्रिड हो चुके हुए हैं। वो जब घर बैठ के उन्हें क्लासें लेने को पड़ती हैं तो वो कहते हैं कि फिजिकल होता तो क्या ही मजेदार बात थी, और जब फिजिकल बुलाएं तो कहते हैं कि सर इसकी अगर ऑनलाइन एक्सेस मिल जाए तो, और जब ऑनलाइन एक्सेस मिल जाए तो फिर सोचते हैं कि क्लास में आने की जरूरत क्या है, घर से देख लेंगे। और जब घर से देख लेंगे तो लाइफ की क्या मुसीबत पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड देख लेंगे रात में। और जब रात को ही देखना है तो अगला दिन अल्लाह ने किस लिए बनाया है, वीकेंड भी है, आखिरी मंथ भी है। तो अगेन मतलब फिर यही है कि अगर ये कॉलेजेस मिलके साबित कर दें भाईजान हमने इसलिए मजबूर किया है इन्हें खाली फिजिकल का कि ये आज के दौर के बच्चे हैं, इनको बस बहाना चाहिए पढ़ाई से भागने का, अल्टीमेटली 2-2.5 साल जाया कर चुके होंगे अपने, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तो हो सकता है कंपटीशन कमीशन इस चीज की इजाजत दे दे अगर इस तरह से बात हो। ऑल्दो ये उस लेवल पे नहीं है, ये बेचारे तो थोड़े सी गेम में खेल रहे होते हैं, वो ये बात तो बहुत ऊपर की हो रही है। मतलब चीनी का एक छोटा सा मसला आता है 700 अरब की गेम हो जाती है। यहाँ कॉलेज में बड़े से बड़ा मसला होगा 1.5 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, मतलब बहुत छोटा सा स्कोप है। इधर वापस आते हैं, लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट्स फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये तय कर लें कि खबरदार कोई इसमें मजीद रिसर्च नहीं करेगा, कोई इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं करेगा, सब के सब इस चीज को यूं सप्लाई करेंगे। खबरदार वो वाली लेजर की कटिंग की मशीन है वो पाकिस्तान में कोई नहीं लेके आएगा, हम मैनुअल काटा करेंगे, उसके ज्यादा चार्ज किया। तो इस तरह की बदमाशियां। Collusive tendering or bidding for purchase and sale of goods and procurement of services. collusion कहते हैं मिलजुल के काम करने को। collusive tendering या bidding का मतलब है कि 5-6 अपने ही बंदे भेज दिए bidding के लिए, और जान के ही जाना जब बंदे ने कहा bid start at 20,000 तो कहा नहीं 20 तो नहीं बनती नहीं। इस बंदे ने भी कह दिया, दूसरे ने कहा यार आपकी तो स्टार्टिंग प्राइस ही बड़ी गलत है, और पक्के होके बैठ गए। अब वहां पे 10 लोग बिडिंग करने बैठे हुए और 5-6 अपने बंदे बैठे हुए और वो सारे गंदे गंदे मुंह बना रहे हो, तो बाकी लोग भी परेशान हो जाएंगे कि नहीं यार ये मतलब क्या खरीदने जा रहे हैं हम, ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। और उसके बाद कोई बिडिंग ही ना कर रहा हो जान के, सबके सब पहुंच जाए और उन्हें साबित कर दें कि जी आपकी चीज इतने की है ही नहीं जो आप बिडिंग करवा रहे हैं। तो अगर कुछ पार्टीज मिलके जान के बिडिंग इस तरह की करें, क्लूसिव बिडिंग या टेंडरिंग करें जिसमें सब मिलके एक हल्का सा रेट ऑफर कर दें और कहें जी बस इस वक्त ऐसे ही है। ये इसी तरह से है जैसे अगर आपने एक प्लॉट खरीदना हो तो आप क्या करें, आप 7-8 प्रॉपर्टी डीलर्स को कहें यार इस बंदे से मैंने प्लॉट खरीदना है, मुझे सस्ते में खरीदना है, उनका मसला कोई नहीं, उसको दिन में 4 कॉल्स आ जाएंगी, आपका ये प्लॉट है 1 करोड़ में बेचना है जो 2 करोड़ की वर्थ का प्लॉट है। वो कहेगा यार पागल हो गए 1 करोड़, और नहीं आपको नहीं पता ये तो सड़क उखड़ने वाली है, गवर्नमेंट उसके बाद अगले 5 साल तक यहाँ कोई काम नहीं करेगी, अभी ले लें 1 करोड़ बहुत अच्छा है, इतना भी नहीं होगा। 2 घंटे बाद फिर एक और कॉल आए और बंदा कहे अच्छा जी 75 लाख का देना है। तो जब 4 दिन तक ऐसी कॉल्स आती रहेंगी और ये ओरिजिनल बंदा कहेगा जी मैं 1.5 करोड़ में इंटरेस्टेड हूँ, कहेगा यार ये तो फरिश्ता आ गया, वो 1.5 करोड़ उठा के उसके हवाले कर देगा प्लॉट। तो कई दफा इस तरह से होता है कि आप जान के पूरा एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और जान के आप इस तरह की बार्गेन कर रहे होते हैं जिससे आप प्राइस को खराब करते हैं। अप्लाइंग डिफरेंट कंडीशंस फॉर इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट पार्टीज, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, यहाँ पे मिलजुल के एग्रीमेंट हो रहा है, वहां एक कर रहा था। मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर और फलाना, ये वाला पॉइंट भी हमें काफी हद तक आता है, ये वही वाली बातें हैं। तो कहने का मतलब है अब्यूज में एक ही पार्टी अपनी पोजीशन का फायदा उठा रही थी और इसमें प्रोटेक्टेड एग्रीमेंट्स में 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज है।
डिसेप्टिव मार्केटिंग, छोटी सी बात है, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस डिसेप्टिव, डिसेप्टिव बोले तो धोखा, धोखा देने वाली मार्केटिंग प्रैक्टिस। अब आप टीवी पे ऐड देखें और उसमें आ रहा हो दुनिया की सबसे सस्ती कॉल आपको मिलेगी हमारे नेटवर्क से, और आप धड़ाधड़ जाके वो वाली सिम ले लें, और बाद में पता लगे कि दुनिया की सबसे सस्ती कॉल जब उन्होंने कहा तो नीचे लिखा था पर 2 सेकंड ऑफ बिलिंग हमारी कॉल सबसे सस्ती है। या आप एक बड़े से ब्रोशर पे, एक बड़ा सा बिल बोर्ड पे आप देखें, जबरदस्त लिखा हो कि जी आपको अब पूरे हफ्ते सिर्फ 2 रुपए में पूरे हफ्ते बात करें, और एक स्टार लगा हुआ, और स्टार बहुत ही बारीक करके आप बिल बोर्ड के बहुत करीब पहुंच जाए, दूरबीन पकड़ लें, फिर भी आपको नजर ना आए कि वो बारीक लाइन में क्या लिखा है, तो उसमें लिख रहा हो सिर्फ शाम, बल्कि सिर्फ रात 11 से 12 के दरमियान। करते तो ऐसे ही है, यानी कि आपको यहाँ जो हो रहा हो वो देखना है, और फिर पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के ऐड देखने हैं, और फिर समझ जाना है कि किसे कहते हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अनफॉर्चुनेटली सब पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अगेन ना कोई शिकायत कर रहा है, और अगर शिकायत करें तो आगे से फिर केस जब चलता है तो उसमें वो साबित कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। Deceptive marketing practices shall be deemed to be continued in following circumstances: distribution of false या misleading information capable of harming business interest of other undertaking। आप ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे बाकी लोग मुतासर हो जाए। आप कह दें जी द ओनली 5G सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान, सारे के सारे पागलों की तरफ आपकी तरफ चले आएंगे। आप अपनी ही 4G को जो है वो अपने कुछ मोबाइल कंपनीज के साथ इंटीग्रेशन कर लें कि हमारे सिग्नल जब आपके पास आए तो आपने उसको 5G करके दिखाना है। पाकिस्तान में किसको पता लगना है कि 4G और 5G में कितना फर्क है? तो कहने का मतलब है इस तरह की झूठ बोलना जिससे आप दूसरे बिजनेसेस को मुतासिर करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर लैकिंग रीजनेबल बेसिस अबाउट प्राइस। आप प्राइस की बेसिस सही ना बताएं, करेक्टर सही ना हो उसका, मेथड या प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, सुटेबिलिटी फॉर यूज और क्वालिटी ऑफ गुड्स। आप चीज ऐसे दिखाएं कि मतलब आप दिखाएं कि जी ये देखें जी ये इसने बॉर्नवीटा पिया और उसके बाद जो है वो उसने एक टैंक एक हाथ में उठा लिया। रेड बुल का एक एड था जिसमें वो कहते थे इट गिव्स यू विंग्स, उसके ऊपर केस हुआ, अच्छे खासे $1 मिलियन का केस हुआ कि एक बंदे ने कहा मैंने रेड बुल पी, मुझे तो नहीं विंग्स, मतलब मेरा ख्याल था एड देख के कि मैं पीऊंगा और मैं उड़ना शुरू कर दूंगा। तो बाहर वाले अंग्रेज तो इस हद तक सेंसिटिव हैं, इधर जो है वो मतलब स्टिंग से जनाब आप वो पूरी ट्रेन चला रहे हैं, स्टिंग से चला रहे हैं। तो ऐसी चीज का दावा करना जो आपकी प्रोडक्ट में नहीं है, लोगों को धोखा देना या लोगों को बेचारों को इस तरह से, मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट के वो खा के बंदा अचानक से बड़ा जो है ना जबरदस्त सा निकले, उसका चेहरा भी बड़ा गोरा हुआ हुआ, बाल भी बड़े खूबसूरत से, वो अचानक से वो जहां से गुजर रहा हो 4-5 लोग बेहोश हो रहे हो उसे देख के, कि नौजवान नस्ल बेचारी घबरा के क्या करती है, प्रोडक्ट खरीद लेती है, फिर बाद में भी वो परिजात के पुराने स्टेटस से जा नहीं पाते, वो बेचारे ना परेशान ही रहते हैं। तो ऐसा धोखा जिससे लोगों को गलत क्वांटिटी के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, या इस तरह से, या स्टिलमेंट लगा के भी गोरा ना हो तो ठीक है। अब वो जो ऐड आ रहा है ना कि 7 दिन में एक दिन ऐसे हुआ, फिर अगले दिन ऐसे हुआ, फिर अगले दिन ऐसे हुआ, अब आप 7-7 दिन लगा लगा के बार बार देखते रहे, फिर ऐड देखें, फिर कहें यार तो धोखा हो गया मेरे साथ। इस तरह का धोखा जो कि प्रोडक्ट की प्लेस के बारे में, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, कुछ भी इस तरह की चीज गलत बता रहे हो। फॉल्स या मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन एडवर्टाइजिंग, गलत कंपैरिजन, कि आप कहें हमारी पाकिस्तान की सबसे सस्ती कॉल जबकि सबसे सस्ती ना हो, आप कहें पाकिस्तान का सबसे तेज नेटवर्क जबकि सबसे तेज ना हो, ऐसे दावे करना जो कि गलत हैं वो उन्होंने मना कर दिया। फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, फर्म नेम, प्रोडक्ट लेबलिंग और पैकेजिंग। आपने क्या किया, अपना एक सर्फ बनाया और सर्फ का लोगो और उसका जो डिजाइन और कलर है बहुत हद तक सर्फ एक्सेल जैसा कर दिया, और बिल्कुल सर्फ एक्सेल के आसपास जाके रखवा दिया स्टोर्स पे, और लोगों ने मासूमियत में खरीद भी लिया। और तो ये भी बेसिकली गलत मार्केटिंग है कि आपने उसकी पोजीशनिंग, उसकी शक्ल से एक धोखा क्रिएट किया और लोग आपकी वो प्रोडक्ट उस धोखे में खा गए। आपने जनाब असली बड कढ़ाई कह के असली बड कढ़ाई वालों को छोड़ के और जो नकली वाली असली बड कढ़ाई थी वहां पे लोगों को बुलवा लिया। तो ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी मार्केटिंग, ऐसी झूठी फॉल्स प्रोपेगेंडा जिसमें आप यूनिट्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में कहीं पे भी कोई ऐसा क्लेम करें जिससे लोग धोखा खा के आपकी तरफ आ जाएं और कंपेटिटर्स को नुकसान हो जाए, ऐसी चीज को हम कहेंगे डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस। इस चीज के अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले सकता है। जी, क्या जरूरी है कि केस हम करें? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुमोटो एक्शन भी ले सकता है, और नॉर्मली किसी की शिकायत पे, और शिकायत कौन करता है? वो कंपेटिटर्स जिनका नुकसान हुआ होता है, वही अपने अंदर इतने नुकसान दुख में होते हैं कि वो शिकायत कर देते हैं। तो जो शिकायत करने जाता है उनको वो साबित कर देते हैं कि तुमने भी फलाना टाइम पे ऐसे ही ऐड किया था,
जब सब बेईमान होते हैं ना तो फिर एक दूसरे को पकड़वाते भी नहीं है, यही पाकिस्तान का अलमिया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 states to ensure free competition in all spheres of commercial and economic activity, to enhance economic efficiency and to protect consumer from anti-competitive behavior, and to provide for the establishment of the Competition Commission of Pakistan to maintain and enhance competition। ये inverted commas के साथ लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, उसका ऑब्जेक्टिव ही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये तबसरा नहीं है, ये कानून के अंदर से उसका ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। मतलब समझ आ गया होगा आपको, रट्टा मारना। आप देखिए तो उन्होंने बड़े ही विदेशी अल्फाज में बताने की कोशिश ये की है कि कंपटीशन कमीशन का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल ना बने जो एंटी कंपेटिटिव हो, कंपटीशन के अगेंस्ट माहौल नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी और तमाम एफिशिएंसी और फलाना चीजें बेहतर हो, कंज्यूमर्स को बचाया जाए और एक इदारे को कयाम में लेके आया जाए जो सारी चीजों को करके दिखा सके। तो कंपटीशन जो एक्ट है 2010 में जब आया, 2007 में ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया, 2010 में इसको एक्ट का दर्जा दिया। तो जो एक्ट है उसके मुताबिक आपने एक ऐसा इदारा बनाना है, इस एक्ट ने एक ऐसा इदारा बनाना है जो कि पाकिस्तान में कंपटीशन के मामलात को देख सके और एंटी कंपटीशन वाली चीजों को खत्म कर सके और अवाम के वसीतर मफाद में काम कर सके। देन द एक्ट एस्टैब्लिश्ड द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक्ट ने कर दिया था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश, विच इज एन इंडिपेंडेंट कॉसाई रेगुलेटरी कॉसाई जुडिशियल बॉडी। कॉसाई समझते हैं ना, जो सब्स्टिट्यूट ऑफ लॉ होता है, लॉ नहीं होता, लॉ का एक मुतबादिल होता है। तो उन्होंने कहा कानून मौजूद है या नहीं है, ये आके कहेंगे कि जो किया है ये गैर कानूनी है। हालांकि वो गैर कानूनी नहीं था, लेकिन कंपटीशन के हवाले से चूंकि वो गलत था तो ये कह देंगे कि आप लोगों ने कानूनी तौर पे अच्छी बात नहीं की। जैसे एक बच्चे ने कहा कि जी कॉलेज कहे कि आपको सिर्फ हम एडमिशन देंगे तो 3 के 3 सब्जेक्ट्स में इकट्ठे एडमिशन देंगे, एक सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं देंगे। तो उसने पूछा कि क्या गैर कानूनी है, तो मेरा जवाब था एज फार एज कंपटीशन एक्ट इज कंसर्न, कंपटीशन एक्ट के मुताबिक ये गैर कानूनी है। तो शायद ये उर्फ आम में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कंपटीशन को जब लगेगा कि इससे कंपटीशन खराब हो रहा है तो वो उसको गैर कानूनी कह सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी बॉडी जो कि रेगुलेटरी और जुडिशियल बॉडी है। अच्छा, रेगुलेटरी और जुडिशियल बॉडी, रेगुलेटरी तो होती है जो रेगुलेट करती है ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, ये जुडिशियल बॉडी भी है, इनका अपना ट्रिब्यूनल भी है। इसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन का केस है पहले कंपटीशन वालों के पास सुना जाएगा, वहां मसला हल नहीं होगा कंपटीशन के ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वहां मसला हल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। तो ये अपने अंदर न सिर्फ कानून बनाने वाला इदारा है बल्कि कानून को इंटरप्रेट करने वाला इदारा भी है। ये खुद ही जस्टिस भी है और खुद ही वकील भी हैं और खुद ही थानेदार भी है। तो एक ऐसा इदारा है जो कि रेगुलेट भी कर रहा है, खुद ही से उसका हिसाब किताब भी कर रहा है, खुद ही से उसके केसेस को सुन भी रहा है। हाँ, इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जरूर अपील कर सकते हैं कि जी देखिए इन्होंने क्या किया। और जब मैंने आईके वाला मामला बताया था, आईके अपने हाई कोर्ट में अपील कर दी, जो कि नहीं कर सकते थे। और हाई कोर्ट मतलब वही बात है कि उस टाइम पे ये इदारा नया नया आया था, चीजें भी वो नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है जी हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है। अब वो आगे वो खारिज नहीं कर सकते कवानीन के मुताबिक, और जब तक वो खारिज ना करें सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ट्रिब्यूनल से निकलेगा, ट्रिब्यूनल फैसला देने के बाद इंप्लीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि एक अदालत में फंसा हुआ है। तो उन्होंने कानूनी ऐसी को पेचीदगी उसमें वो की है कि ना केस निकल सकता है ना आगे जा सकता है, तो वो अजीब सी जगह में फंसा हुआ है। तो ये इसलिए ना, तो इनके केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट में। हाँ, मतलब ये तो ताजा ताजा आए थे ना, ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश हो रहे थे। जिस वक्त हाथ डाला ना उस वक्त आईकेप को भी अंदाजा नहीं था, तो ये हार गए। तो फिर इन्हें हुआ कि यार ये तो गलत हो गया, इन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने खर्चा किया, हम दिमाग लगाएंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया और मामले को ऐसा फंसाया है कि वो बस फंसा हुआ है। एसीसी के एक पेपर 40-40 हजार फीस, तो आईकेप गरीब परवर इदारा। तो पाकिस्तान में अगर मुनासिब बजट में एक तालीम लेनी है और एक बंदा मेहनत करना चाहता है और अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाना चाहता हो तो आईकेप इज द ओनली एवेन्यू। कोई और इदारा आपको इस लेवल पे इतने कम टाइम में इतने कम पैसों में डेवलप नहीं करता जितना आईकेप करता है। तो मेहनत कश लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता, आईकेप एक बड़ा अच्छा सोर्स है। अभी भी हम यूनिवर्सिटीज से बहुत सस्ते हैं,
हर चीज, स्कूल बहुत महंगे हैं, एजुकेशन सिस्टम, इवन मतलब जो कॉलेजेस हैं एफएससी के वो अच्छे खासे महंगे हैं, पर मंथ फीस लेते हैं, यहाँ पे ये पर सब्जेक्ट फीस लेते हैं। और इसी तरह से पेपर देने की फीस भी को बहुत ज्यादा उतनी तूफानी नहीं है जितना प्रोफेशनल बॉडीज की हुआ करती हैं। वापस इधर आते हैं, तो ओवरऑल उन्होंने कहा कि जी विद टास्क टू हेल्प एंश्योर हेल्दी कंपटीशन बिटवीन कंपनीज फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी के वसीतर मफाद में, वो इदारा जो कि पाकिस्तान में ये वाला काम कर रहा है वो है कंपटीशन कमीशन। तो इसका इंट्रोडक्शन समझ आया। इस पेज पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान लिखा हुआ है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड के इसे रट्टा मार लिया जाए। किसी भी और इंट्रोडक्शन में रट्टा मारने का नहीं कहा, लेकिन यहाँ इन्होंने उधर से बीच में से ऑब्जेक्टिव उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया कि ये इसका मकसद है। तो ऐसे में खुदा ना खास्ता, क्योंकि पहली दफा है ना, हमारे पास भी अभी बहुत ज्यादा नहीं बेस के कितना पूछेंगे, और ऊपर से फाइनल में ये बड़े अरसे से लॉ चल रहा है, लेकिन फाइनल ओपन बुक एग्जाम है, तो खुली हुई किताब में से और तरह के सवाल आते हैं, बंद हुई किताब में से और तरह के सवाल आते हैं। रट्टे वाला सवाल वहां फाइनल में नहीं पूछ सकते, बच्चा किताब खोलेगा लिख देगा। तो आपके यहाँ रट्टे वाला सवाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस लेवल पे आईकेप नॉलेज को जरा ज्यादा टेस्ट कर रहा होता है, और हमारे पास कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है इसका, कोई पीछे कोई हमारे पास कोई पास पेपर भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको फिलहाल जो है वो रट्टा मार लेने में ज्यादा आफियत। हेल्दी कंपटीशन, कि एक अच्छा कंपटीशन हो, आपस में एक प्रॉपर नजर आ रहा हो कि हाँ भाई सबके सब अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन एक कंपटीशन वो होता है जिसमें एक बंदे दूसरे को गोली मार दी, दूसरा ने जनाब उसका बच्चा गवाह कर लिया, वो कंपटीशन है, लेकिन हेल्दी नहीं है। हेल्दी कंपटीशन है कि लोग प्रोडक्ट पे खेल रहे हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी है, मेरी सर्विस ज्यादा अच्छी है, मैं अच्छी चीज बेच रहा हूँ, मैं कम पैसे में बेच रहा हूँ। तो एक अच्छा मजेदार, हेल्दी का यहाँ मतलब है मजेदार सा कंपटीशन, अच्छा, जो कि अवाम के लिए फायदेमंद। चलें जी इसकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। इसके प्रोहिबिशंस तो उन्होंने बता दिए, अब इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इस एक्ट में जगह जगह जो लफ्ज आएंगे उन लफ्जों का मतलब क्या है। एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लफ्जों के मतलब क्या है वो इन्होंने जरूर बताया, तो सुन लेते हैं। मैं आपको सारा समझाने के बाद क्या कहूंगा, रट्टा मार लें, समझाना मेरी मजबूरी है, क्या करें। गुड्स किसे कहते हैं, अब देखें ना, मतलब उन्होंने कहा कि हम तो बहुत पीछे से आएंगे, हम आपको तसल्ली दे। गुड्स includes any item, raw material, product or byproduct which is sold for consideration। एक एक लफ्ज बड़ा कीमती है। कंसिडरेशन का मतलब है मुआवजा, ये तो आपको समझ आता है। सोल्ड का मतलब है बिकता है, तो जो चीज पैसों पे बिकती है वो प्रोडक्ट है। अब चीजें तो बहुत सारी पैसों पे बिकती हैं, कौन कौन सी, उन्होंने कहा जब भी कोई चीज, कोई जिन्स, जिन्स मतलब कोई सब्सटेंस, कोई शय, कोई भी शय, या रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज को कहते हैं जिससे आगे कुछ बनना हो। फॉर एग्जांपल कुर्सी एक फिनिश प्रोडक्ट है और लकड़ी इसके लिए रॉ मटेरियल है। मोबाइल एक फिनिश प्रोडक्ट है, सिलिकॉन और इस तरह की जो बेसिक उसमें चीजें पड़ रही हैं वो रॉ मटेरियल है, लोहा रॉ मटेरियल है। तो प्रोडक्ट का मतलब है तैयार हुई हुई चीज, और रॉ मटेरियल का मतलब है रॉ फॉर्म में एक ऐसी चीज जिसको आप एक प्रोडक्ट के तौर पे कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसको एक खास शेप में ढालने के बाद वो प्रोडक्ट बनेगी। तो रॉ मटेरियल नॉर्मली, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स भी तो नहीं ना पढ़ी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार तरह के फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। जो लैंड है ना वो रॉ मटेरियल है। लैंड का मतलब है ऑल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि जमीन से उगने वाली ज्यादातर चीजें, समंदर से निकलने वाली ज्यादातर चीजें, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं ज्यादातर, जिनको यूज करके, जिनको कोई शेप में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो मछली जो पानी में तैर रही है वो रॉ मटेरियल है, और वो बहुत खूबसूरत सी कटिंग हो के बड़े अच्छे तरीके से फ्राई होके आपके सामने पेश की गई है, तो वो प्रोडक्ट है, क्योंकि अब उसमें वैल्यू ऐड कर दी गई है। जो लकड़ी का दरख्त है कहीं, या लकड़ी कटी हुई पड़ी है, वो रॉ मटेरियल है, उसको खास शेप देके कुर्सी बना के आपके सामने रख दिया गया तो वो प्रोडक्ट है। तो ये कोई शय भी हो सकती है, कोई रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का फर्क हमें समझ आ रहा है। रॉ मटेरियल रॉ चीज है, प्रोडक्ट है फाइनल बनी हुई चीज। और बाय प्रोडक्ट, कभी कभी एक प्रोडक्ट बनाते हुए उसमें से एक दूसरी प्रोडक्ट निकल आती है। आप जो है कॉटन एक्सट्रैक्ट किया, कॉटन की आपने जिनिंग की, आपकी नियत ये है कि आप उस कॉटन को धागे में कन्वर्ट करें ताकि आगे आप उससे कपड़ा बनाएं। अब कॉटन के अंदर एक बीज भी है, जब आप उसकी जिनिंग कर रहे हैं, जब उससे पहले आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं और उसमें से रुई अलग कर रहे हैं, तो बीज भी निकला।
बीज को क्रश करेंगे तो उसके अंदर से कहीं से ऑयल निकलेगा, कहीं से उसका जो छिलका है उससे एक और चीज बन जाएगी। तो आपका इरादा था कपड़ा बनाने का, लेकिन बीच में छोटी छोटी सी और प्रोडक्ट्स भी बन गई। तो ऐसी प्रोडक्ट जो प्रोसेस का हिस्सा होती हैं वो बाय प्रोडक्ट कहलाती हैं। बल्कि अब तो मुझे समझाना इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग तो कॉस्ट के स्टूडेंट्स भी होंगे। तो उसमें बाय प्रोडक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट, तो बाय प्रोडक्ट का मतलब है एक प्रोसेस के बीच में ही कई दफा एक छोटी सी और प्रोडक्ट भी निकल आती है जो सेपरेटली सेलेबल चीज होती है। तो गुड्स का मतलब है कोई भी शय, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट, कोई भी दरमियान में आने वाली ऐसी बाय प्रोडक्ट जो अलग से सेल है, विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन, वो गुड्स है। अब अगर दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि उससे कुछ मतलब कुछ इवेपोरेट हुआ या कुछ जंग वगैरह बीच में अलग से जमीन पे गिरा और उसको कोई साफ करके ले गया, तो वो प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट वो चीज है जो कि सेलेबल चीज है। तो गुड्स हमें समझ आए। रिटेलर किसे कहते हैं? आसान अल्फाज में दुकानदार। दुकानदार असल में दरमियान में कुछ बिजनेसेस होते हैं। मैं अपनी फैक्ट्री में कुर्सियां बनाऊं तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि मैं हर दुकान जो कुर्सी बेचती है उसके पास जाऊं और उसको कहूं यार ये मेरी कुर्सी रख लो, ये बेच दो, या मेरे से कुर्सी ले लो। हो सकता है दरमियान में एक होलसेलर आए, होलसेलर जो कि थोक के हिसाब से, एक होता है ना परचून और एक होता है थोक। ये दुकानदार, इसको परचून कह देता हूँ। चले जी बिल्कुल, असल में होलसेल और रिटेल तो लफ्ज है जिसको समझाना है, तो उस लफ्ज को समझाने के लिए तो मैं उर्दू का सहारा ले रहा हूँ। तो अगेन एक बंदे ने मुझे आके कहा भाई आप कुर्सियां बना रहे हैं, आपसे मैं 50,000 कुर्सियां खरीद लूंगा, फिर पूरे पाकिस्तान को मैं सप्लाई करूंगा और आपसे जो है वो मतलब मुझे चीज मिल जाएगी। तो होलसेल इज द पर्सन। मैं कहूंगा अच्छा ये बंदा इतना अच्छा 50,000 कुर्सी ले रहा है, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है तुम्हें पर कुर्सी 100 रुपए डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, उसने 50,000 मेरे से कुर्सियां उठाई और अब वो अलग अलग जगह अवेलेबल कर देगा। जब वो दुकानदार के पास जाएगा तो दुकानदार से कहेगा ये चीज जो है वो मैं तुम्हें इतने की प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आसान उसमें वो करते थे, डिंग डोंग की बबल अगर 1 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, वैसे 1 रुपए की नहीं है, अगर वो 1 रुपए की है और एक पैकेट है जिसमें 24 बबल्स होती हैं, मैं होलसेलर हूं और मेरे से आके वो, मैं बिजनेस हूं, मैन्युफैक्चर हूं, तो मेरे से आके एक होलसेलर कहता है जी मैं आपसे पूरा पैकेट उठाऊंगा। अगर आप पूरा पैकेट उठाओगे 20 दे देना, वो 20 का मेरे से उठाएगा, दुकानदार से कहेगा मैं तुम्हें पैकेट 22 रुपए का बेच रहा हूँ। दुकानदार कहेगा चलो ठीक है, जब ये पैकेट में बेच चुका हूँ मुझे 2 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज पीछे से चली वो सस्ती थी, आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती गई, दरमियान में इंटरमीडिएरीज आते गए, ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये अलग अलग तरह के इंटरमीडिएरी। रिटेलर वो आखिरी बंदा जो कंज्यूमर को चीज दे रहा है, बिल्कुल वो दुकानदार। होलसेलर दरमियान में आ रहा है, कभी डिस्ट्रीब्यूटर होता है कभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एरियाज में उसकी सप्लाई कर रहा होता है। तो मैन्युफैक्चरर वो है जिसने बनाया, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने दरमियान में बल्क में उठा के आगे भेजा, रिटेलर वो शख्स है जिसने फाइनली खरीद के एंड कंज्यूमर को बेचा, एक आम सारिफ को, और आम सारिफ ने आके 1 रुपया दी और वो 1 रुपए की डिंग डोंग खरीद ली। इसी तरह से बोतलों में भी होता है, इसी तरह से तकरीबन हर तरह के गुड्स में यही होता है जिसमें दरमियान में लोग होते हैं। बड़े कम बिजनेस हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को चीज बना के देता है, ज्यादातर जगह पे ये पूरा सिस्टम मौजूद होता है, होलसेल और ये सारा। क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए कि ये लफ्ज जगह जगह आगे आने हैं कंपटीशन एक्ट में, और वो आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। या तो बीएम पढ़ रहे होते तो ये समझाते, लेकिन चले मैंने आपको दुकानदार और थोक वाला बंदा, ये थोक ऐसे कर देता हूँ, आप इसे थूक पढ़ना नहीं। इन रिलेशन टू सेल ऑफ एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल द गुड्स टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल। एक ऐसा शख्स जो दूसरे को बेच रहा है, इसलिए नहीं बेच रहा कि तुम आगे से बेचो। होलसेलर तो ये कर रहा है ना, पीछे से खरीदा और आगे दुकानदार से कहा ये मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम आगे बेच देना। लेकिन आम दुकानदार क्या कर रहा है, आपको डिंग डोंग इस इरादे से दे रहा है कि आप आगे बेचोगे, नहीं, आपको इस इरादे से दे रहा है कि ये डिंग डोंग पकड़ो और खा जाओ। तो जो शख्स एक ऐसा सेलर है जो गुड सेल करता है किसी और शख्स को अदर देन रीसेल की नीयत के, यानी कि मैं आसान अल्फाज में डेफिनेशन ना होती तो मैं लिख देता जो एंड कंज्यूमर को चीज बेच रहा है। अच्छा, होलसेलर कौन है? A person who purchases goods and sell them to any person for resale. तो बेसिक फर्क क्या हुआ दोनों में कि होलसेलर ने पकड़ा और आगे किसी और को देगा कि तुम भी सेल करो, मिडल मैन बन गया, और रिटेलर है एंड वाला बंदा जिसने अब एंड पे फाइनली लोगों को चीज बेचनी है, तो वो बन गया। तो ये जो ज्यादातर दुकानदार होते हैं ये रिटेलर्स होते हैं,
ज्यादातर इनके पास जो एजेंसी के बंदे आके माल सप्लाई कर रहे होते हैं वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के लोग होते हैं जिसने दरमियान में बल्क में उठाया होता है, और मैन्युफैक्चरर वो होता है जिसने चीज बनाई होती है। बात समझ आई? कुछ डेफिनेशन मार्केट किसे कहेंगे? हम कहते हैं ना रेलेवेंट मार्केट में, जैसे मैं एग्जांपल देते हुए आपको कहा कि सीए की इंडस्ट्री में, एजुकेशन के सेक्टर में, शुगर वालों के यहाँ, आटे वालों के बिजनेस में, तो बेसिकली मैं खास मार्केट का जिक्र कर रहा था। एक खास, एक मिनट, रेलेवेंट मार्केट, एक खास वो मार्केट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मार्केट which shall be determined by CCP with reference to a product market and a geographic market. मार्केट किसे कहेंगे जी? मार्केट उसे कहेंगे जिसको सीसीपी मार्केट कहेगा। तो हो सकता है सीसीपी सीए वालों को मार्केट ना कहे, सीए एफएससी फलाना फलाना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको मिला के कहे ये एजुकेशन की मार्केट है, तो जिसको वो मार्केट कह दें वो मार्केट है। वो ज्योग्राफिकल भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है। अब ये ज्योग्राफिकल क्या है? ज्योग्राफिक किसे कहते हैं? एरिया, इलाका। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? कोई खास तरह की कोई भी, जैसे हमने चीज देखी। ज्योग्राफिक मार्केट comprises the area in which undertaking concerned are involved in supply of product or services and in which the condition of competition are sufficiently homogeneous and which can be distinguished from neighboring geographic area because in particular the condition of competition are appreciably different in that area। नीचे लिखने का भी मार्जिन नहीं है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि ज्योग्राफिक मार्केट क्या है कि जिसको आप साथ वाले एरिया से डिफरेंशिएट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में भी एक चीज एक खास रेट पे मिलती है और साहिवाल में भी एक खास रेट पे मिलती है, शादरा में भी, गचूमता में भी, कसूर में भी, तो शायद ये सारे मिला के हम कहेंगे कि जी ये वाला पंजाब की ये वाली साइड, ये। लेकिन फर्ज करें लाहौर के अंदर ही डिफेंस एक अलग जोन हो, वहां अलग तरह से चीजें बिकती हो, अलग रेट पे बिकती हो, अलग माहौल हो, और इसी तरह से जो शालमी मार्केट है वहां पे चीजें डिफरेंट तरीके से चल रही हो, तो मैं कहूंगा वो एक डिफरेंट मार्केट है और वो एक डिफरेंट मार्केट है। तो ज्योग्राफिकली मार्केट को हम कैसे डिवाइड करते हैं? एरिया वाइज। वो एरियाज जहां मिलती जुलती सिमिलर कंडीशंस हैं, तो दुनिया को ऐसे डिवाइड किया जाता है कि ये मिडिल ईस्ट की मार्केट है, ये यूरोपियन मार्केट है, ये अमेरिकन मार्केट है, ये देसियों की मार्केट है, जो हमारी वाली मार्केट है। तो इसी तरह से हम सीए के अंदर कहते हैं लाहौर के कॉलेजेस, इस्लामाबाद के कॉलेजेस, कराची के कॉलेजेस। तो हम क्या करते हैं? हम एरिया वाइज उसको डिवाइड कर लेते हैं। वो एरिया जिसमें सिमिलर टाइप की कंडीशंस मौजूद हो वो एक ज्योग्राफिक मार्केट कहलाती है। तो हम कहेंगे ये इस शहर की मार्केट है, ये उस शहर की मार्केट है, ये इस इलाके की मार्केट है, ये उस इलाके की मार्केट है। तो कुछ सेक्टर्स में एक ही शहर में कई मार्केट्स हो सकती हैं और कुछ सेक्टर में काफी सारे शहर मिला के एक ज्योग्राफिक मार्केट काउंट हो सकता है। पढ़ लॉ रहे हैं लेकिन असल में बिजनेस समझ रहे हैं, तो ये बीएम के हवाले से ये वाली बातें होती हैं, मरहूम बीएम। प्रोडक्ट मार्केट comprises of all products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by consumer by reasons of the product characteristics, prices and intended use। दुकान पे गए, पेप्सी चाहिए, उन्होंने कहा पेप्सी नहीं है, कोक अवेलेबल होगा, कोक दे दें। अच्छा कोक नहीं है, जूस मिलेगा, उन्होंने जूस दे दें। इसका मतलब ये पूरी एक ऐसी मार्केट है जो इंटरचेंजेबल है, यानी कि बेवरेजेस की मार्केट, जिसमें आपको जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, खैर सॉफ्ट ड्रिंक्स ही हैं यहाँ, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की अलग अलग कैटेगरी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, ये एनर्जी वाली सॉफ्ट ड्रिंक है, ये इस तरह से है। तो बेसिकली एक पूरी मार्केट बन गई जो कि बेवरेजेस को डील कर रही है। इसी तरह से फिर खाने की अलग मार्केट बन गई, कपड़ों की अलग मार्केट बन गई। तो जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट की बात करें तो वो प्रोडक्ट मार्केट है, जब हम एरिया के हिसाब से बात करें तो ज्योग्राफिकल है। और मार्केट किसे कहते हैं? जिसको ये मार्केट कहते हैं। तो जब ये सीसीपी वाले कहते हैं ना कि जी हम शुगर की मार्केट में फलाना फलाना चीज को काउंट करते हैं, तो वो उसको काउंट करते हैं। हो सकता है कपड़े की मार्केट में कॉटन ग्रोअर्स को भी शामिल कर दें कि जी हमारी नजर में ये टेक्सटाइल की मार्केट है, तो ठीक है। अगर वो कह देंगे तो फिर हम कॉटन ग्रोअर से लेके एंड तक के सारे प्रोसेस को उठा के टेक्सटाइल में क्लासिफाई कर देंगे, यानी कि रट्टा मारना। दो पार्टीज आपस में मिल के तय कर लें एक कानून के तहत, याद है एक रिटन कानून हो, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940,
उसके तहत दो पार्टीज मिलकर तय करें कि हम अदालत की तरफ नहीं जा रहे, हम अदालत के मुतबादिल के तौर पे फलाना शख्स को, फलाना इदारे को अपना बना लेंगे सालिस। कभी कभी क्या होता है, आप एक से ज्यादा लोगों को सालिस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ये 3 है हमारे दरमियान सालिस, ये 3 जो फैसला करेंगे वो हो जाएगा। अब उनमें से 2 अगर कहें कि ये चीज ऐसे है और एक कहे वैसे है, तो डिसएग्रीमेंट के केस में मेजॉरिटी अथॉरिटी, जो 2 ने कह दिया वो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आर्बिट्रेटर हुए 2 या 4 या 6, तो फिर आर्बिट्रेटर्स अंपायर बताएंगे, वो बताएंगे हमारा अंपायर कौन होगा। अंपायर नहीं, जैसे अगर डिसएग्रीमेंट हो तो फिर थर्ड अंपायर को रेफर किया जाता है। तो एक थर्ड पर्सन जो जिसको आर्बिट्रेटर्स ने चूज किया होगा, जो आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर होगा, वो अंपायर है। बस एक नई बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है, आर्बिट्रेशन का मतलब वही है जब दो पार्टीज का आपस में झगड़ा हो, प्रेजेंट झगड़ा हो या पास्ट झगड़ा हो, वो उसको सालिसी के थ्रू हल करवाना चाहें तो वो आर्बिट्रेटर के पास आ सकते हैं। आर्बिट्रेटर उनके फैसले, उनके मुकदमे का जो फैसला सुनाएगा वो उनके लिए वैसे ही काबिल कबूल होगा जैसे अदालत का। और अगर वो फैसले को कबूल नहीं करेंगे तो आर्बिट्रेशन का फैसला अदालत में ले जाके अदालत से भी इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है कि देखिए हमने आर्बिट्रेशन एक्ट को फॉलो करते हुए सालसी की तरफ गए थे और इस बंदे ने हमारी ये बात नहीं मानी। तो जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी देखते हैं इस सेशन में, और फिर उसके बाद हम आर्बिट्रेशन की डिटेल में जाएंगे। आर्बिट्रेशन इज अ मेथड through which parties resolve their dispute outside court by avoiding technicalities of procedural law। वो जो लॉ की घुमनगेरियां हैं, अदालत में जाओ, पहले केस पुट करो, फिर ऐसे करो, फिर ये होगा, फिर उनकी तरफ से समन आएगा, फिर बुलावा होगा, फिर जाओ, गवाहियां होंगी, बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस की झंबेले से बचना चाहते हैं और आप किसी अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन इज अ मेथड। ये जुमला आसान है। It is one of the modes of alternate dispute resolution। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के अल्टरनेट कई तरीकों में से एक तरीका है आर्बिट्रेशन। There are limited rights of review and appeal of arbitration award। अवार्ड का मतलब है जो फैसला होगा, आर्बिट्रेशन का जो फैसला होगा उसके अगेंस्ट बड़ा कम ही अपील वगैरह की गुंजाइश है। अदालत में तो होता है ना, छोटी अदालत ने कह दिया बड़ी अदालत में चले जाओ, उसने कह दिया हाई कोर्ट में चले जाओ, उसने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। उधर तो एक पूरा लंबा चौड़ा अपील का सिस्टम होता है। आर्बिट्रेशन में उतने लंबे चौड़े अपील के सिस्टम वगैरह नहीं होते। Although Arbitration Act 1940 is a very old law, it still serves as a clear and well settled piece of law with consistent chain of judicial precedents backing the interpretational aspects, particularly in trade and commercial matters। आधी बात समझ आई और आधे अजीब अजीब से अल्फाज थे। आर्बिट्रेशन 1940 एक बड़ा पुराना लॉ है। ये कहने के बाद उन्होंने सोचा कि आप अगला सवाल ये पूछेंगे फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, खुदा का खौफ करो। तो नहीं कहा, लेकिन बहरहाल इट स्टिल सर्व्स, ये अभी भी सर्व कर रहा है एज अ क्लियर एंड वेल सेटल्ड पीस ऑफ लॉ। ये क्लियर और अच्छा बना हुआ लॉ है। जब आप 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ सकते हैं तो 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट को पुराना लॉ कह के आप इसको वो ना करें, इसके तकद्दुस को पामाल ना करें। हाँ, दिस कंसिस्ट चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। अदालत का कोई पुराना फैसला, कई दफा क्या होता है कि अदालत एक फैसला दे देती है, वो बन जाता है प्रेसिडेंट। अगली दफा किसी जज ने फैसला करना होता है तो वो देखता है इस तरह की सिचुएशन में इससे पीछे अदालत ने क्या फैसला दिया था, तो वो फैसले से उन्हें हिंट मिलते हैं और वो फैसला भी अपने अंदर एक कानूनी दर्जा रखता है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन की सपोर्ट में भी एक पूरी चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं। जजेस के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें उन्होंने आर्बिट्रेशन के किए हुए फैसले को सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब इसके बैक पे पूरा चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जो बैक कर रही हैं, दैट आर बैकिंग, जो सपोर्ट कर रही हैं किस चीज को, इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट्स। ये जो है ना कि इस लाइन का क्या मतलब है, इसको क्या कहें। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का कानून है। कोई भी वकील उठ के कह दे ये जुमला अजीब सा है, इस जुमले का तो मैं ये मतलब भी निकाल सकता हूँ, वो मतलब भी निकाल सकता हूँ। हम कहेंगे तुम्हारे कहने से क्या होता है, पिछले 80 साल से अदालतें फैसले करती आ रही हैं, इस जुमले को 15 दफा अदालत ने ये मतलब निकाला है, तो जब अदालत ने ये मतलब निकाला है तो इसका मतलब है यही इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है। इंटरप्रिटेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिट्रेशन का लॉ थोड़ा पुराना है, बट इसकी सपोर्ट में 80 साल में होने वाले इतने सारे फैसले, जिन फैसलों में इसकी बहुत सारी चीजों की वजाहत की गई, तो अब हम इसको कमजोर कानून नहीं कह सकते। इसकी सपोर्ट में अच्छे खासे अदालती फैसले मौजूद हैं जो कि इसकी अलग अलग चीजों के ऊपर एक अच्छी इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस। आप
मुमकिन वाले भी इसमें डाल सकते हैं, whether an arbitrator is named therein or not। आप ये कह सकते हैं कि मेरा तुम्हारे दरमियान जो मसला हुआ हम आर्बिट्रेटर की तरफ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है आप कहें हम फलाना आर्बिट्रेटर की तरफ जाएंगे, और यूं भी हो सकता है कि आप कहें हम आर्बिट्रेशन एक्ट को फॉलो करते हुए किसी आर्बिट्रेटर की तरफ जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब है जिसमें पार्टीज ने आपस में ये तय किया कि मसला होगा तो हम अदालत की तरफ नहीं जाएंगे, हम कहां जाएंगे, आर्बिट्रेटर की तरफ। रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस का मतलब है रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। अगर मैं कहूंगा ना कि हाँ भाई इस मामले में तो रेफरेंस आ गया, रेफरेंस का मतलब है कि उसकी तरफ रेफर कर दिया, ये रेफरेंस निकला रेफर से। रेफर का मतलब है की तरफ ले जाना। तो रेफरेंस अगर कहीं लिखा होगा ना हाँ भाई रेफरेंस में ये मामला था, तो रेफरेंस का मतलब है जब किसी ने इसको आर्बिट्रेशन की तरफ रेफर किया। मुझे नहीं समझ आ रही कि कानून पूरा नहीं पढ़ाना लेकिन डेफिनेशंस बता रहे हैं, जिन डेफिनेशंस का आगे काम उस तरह से नहीं। अंपायर कौन है जी? अंपायर एक थर्ड पार्टी है अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रेटर टू सेटल डिफरेंसेस बिटवीन आर्बिट्रेटर। अगर आर्बिट्रेटर के दरमियान आपस में इख्तलाफ हो तो उसको सेटल करने के लिए जो बंदा है वो अंपायर है। और ये नॉर्मली कब होगा? जब आर्बिट्रेटर्स होंगे इवन नंबर में, जुफ्त नंबर 2 4 6 8 10, क्योंकि उनके दरमियान अगर मसला होगा तो आधे एक तरफ होंगे आधे एक तरफ होंगे, मेजोरिटी वाला मसला अक्सर खराब हो जाएगा। ऐसे में वो अपनी तरफ से एक अंपायर सेलेक्ट कर सकते हैं। अंपायर का मतलब है सुपर आर्बिट्रेटर, जो कि फिर फाइनल जो फैसला देगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है? वही जो हम जगह जगह पढ़ते आ रहे हैं, जो एक बंदे का वारिस है। अब वारिस को ऑफिशियली उन्होंने डिफाइन कर दिया, अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ अ डिजीज पर्सन, एक मरे हुए बंदे की प्रॉपर्टी की जो नुमाइंदगी कर रहा है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु intermeddles with the state of disease and where a party acts in representative character, the person on whom the state devolves on death of the party so acting। एक बंदा जो असल वारिस है और एक बंदा जिसको अदालत कह देती है देखो इसका कोई कुछ नहीं है, तुमने आके इसकी प्रॉपर्टी को यूं करके ऐसे ऐसे करके इस बंदे को ये पैसे अदा करने हैं और तुम इस वक्त इस पर्पस के लिए इस वक्त तक इस बंदे की इस प्रॉपर्टी के वारिस हो। तो वारिस का मतलब है हकीकी वारिस या अदालत की तरफ से दिया गया वारिस, जो कि कुछ अरसे के लिए वारिस बनेगा। हो सकता है उसके बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े होने तक एक कफील को वारिस बना दिया जाए और बाद में वो कफील उन बच्चों को वो वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। तो इसका मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है असल वारिस या अदालती कोई भी वारिस। प्रोविजंस इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कौन सी प्रोविजन ऐसी हैं जो समझी जाती हैं कि हाँ भाई ये तो इसके अंदर होंगी। तो आप आर्बिट्रेशन में आपस में लिखें या ना लिखें, कुछ बातें कॉमनली अज्यूम्ड हैं कि हाँ भाई वो आर्बिट्रेशन में होंगी। वो क्या बातें हैं? काफी सारी बातें हैं, मैं एक एक करके ट्रांसलेशन करता जाऊंगा, एक एक लाइन आपको समझाता जाऊंगा ताकि जब आप रट्टा मारने बैठे तो आपको दुख ना हो। थोड़ी सी लॉजिक है लेकिन अल्टीमेटली आप याद करके आपको थोड़ा सा सहूलत हो जाती है। सबसे पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट unless a different intention is expressed therein shall be deemed to include following provision। जब तक के पार्टीज ने आपस में कुछ और तय नहीं किया कॉमनली ये नीचे वाली बातें पाई जाएंगी। ये ऐसे ही है जैसे हमने कहा था पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में अगर ना लिखो तो भी कुछ इम्प्लाइड रूल्स हैं जो उसमें चल रहे होते हैं, और अगर लिख लो तो लिखे हुए फॉलो होंगे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अनलेस एक डिफरेंट इंटेंशन आपकी नजर नहीं आ रही, आपके वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है जिसके थ्रू आप आर्बिट्रेशन की तरफ गए, अगर उधर नजर आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये काम ऐसे करेंगे ये काम ऐसे करेंगे, फिर तो ठीक है। अगर आपने वहां कुछ नहीं बताया तो जो कॉमन रूल्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। डन। अब नीचे दिए गए रूल्स को देखते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब हम जब पहली दफा केस लेके जाएंगे, रेफरेंस शैल बी नॉर्मली टू अ सोल आर्बिट्रेटर। नॉर्मली ऐसा होगा कि आर्बिट्रेटर एक होगा, ज्यादातर एक होगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड या अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर पार्टीज ने खुद से एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स कहा है तो ठीक है, अदरवाइज कॉमन रूल ये है कि आर्बिट्रेटर नॉर्मली एक होगा। अगर पार्टीज कहती है नहीं भाई एक के अंदर हो सकता है वो किसी की तरफ जानिबदार हो तो हम तो एक से ज्यादा करना चाह रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन सादा रूल ये है कि जब भी आप आर्बिट्रेशन की तरफ गए हैं तो कॉमन अजम्पशन ये है कि आर्बिट्रेटर एक ही इंसान होगा, कॉमन अजम्पशन। इफ रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अगर आप रेफर कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की तरफ, अब रेफरेंस का मतलब समझ आया, अगर आप मुकदमा लेके जा रहे हैं इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की तरफ
arbitrator shall appoint an umpire not later than 1 month from the latest date of their respective appointment. अगर एक से ज्यादा वो आर्बिट्रेटर हैं, फर्स्ट करें 2 हैं या 4 हैं, अगर वो इवन नंबर है तो उनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो अगर एक बंदे के पास आप गए कि जी हमने एग्रीमेंट में आपका नाम लिखा, आप अपॉइंट हो जाएं, फिर एक और के पास गए आप अपॉइंट हो जाएं, तो उनमें से जिसको लेट अपॉइंट किया वहां से 1 महीना काउंट होगा। 1 महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने मिल के आपस में एक एम्पायर तय करना है कि हम दोनों के डिफरेंस में कौन होगा अंपायर, 4 हो 6 हो, यानी कि अगर इवन नंबर है ना तो फिर अंपायर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अंपायर सेलेक्ट करना है। आर्बिट्रेटर शेल मेक देयर अवॉर्ड, फैसला, आर्बिट्रेटर अपना फैसला सुना देंगे कब, 4 months ऑफ एंटरिंग ऑन रेफरेंस, जब उनके पास मुकदमा आया उसके 4 महीने में, और 4 months ऑफ रिटन नोटिस फ्रॉम एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन, पार्टीज में से किसी की तरफ से रिटन नोटिस आया या दोनों पार्टीज मिलके ही रेफरेंस लेके उनके पास आ गई कि ये हमारा कागज है, हम आपके पास आए हैं, आपने इंसाफ करना है। तो जिस वक्त उनके पास फरियाद लाई गई दोनों पार्टीज की तरफ से कंबाइंड या किसी एक पार्टी की तरफ से, उस फरियाद के 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उसको कर देना है। इसमें कोर्ट एक्सटेंडेड टाइम अलाउ कर सकता है। हो सकता है मामला चल रहा हो और उसमें कुछ और खिचड़ियां भी हो तो अदालत से पूछा जा सकता है, और अगर फैसला सुनाने के बाद भी अदालत कहती है नहीं जी इस चीज को आप जरा थोड़ा सा दोबारा से देखें या इस पे मजीद टाइम लगाएं, तो 4 महीने से बड़ा टाइम हो सकता है। तो अगर कोई अगर पार्टीज मिलके रेफरेंस ले आए तो रेफरेंस के 4 महीने में, अगर वो रेफरेंस नहीं लेके आए, उनमें से किसी का रिटर्न नोटिस आ गया आपके पास कि भाई आपसे हमें फैसला चाहिए, तो पार्टीज को आपसे राब्ता करने के 4 महीने के अंदर अंदर इंसाफ मिल जाना चाहिए, और कोर्ट चाहे तो इस टाइम को बढ़ा सकता है। ये कॉमन रूल्स हैं, ये कॉमन रूल्स हैं, आपस में तय कम ज्यादा भी किया जा सकता है। कॉमन रूल्स, इंप्लाइड रूल्स ये हैं कि इस तरह से होगा। यहां तक बात समझ आई? If arbitrator have allowed their time to expire without making an award, or have delivered to any party to the arbitration agreement or to the umpire a notice in writing stating that they cannot agree, अगर आर्बिट्रेटर ने टाइम गुजरने दिया और फैसला ना सुनाया हो, या 4 महीने गुजरने दिए और फैसला नहीं सुनाया, या उन 4 महीने के दौरान खुद ही से अंपायर को रेफर कर दिया हो या पार्टी से कह दिया भाईजान हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा आपस में भी क्लैश आ गया, आपका इस लेवल का तनाजा है कि इस पे हम तनाजे में आ गए, तो अगर वो टाइम गुजरने पे फैसला ना सुना सके, नंबर 1, या वो गिवन टाइम के अंदर ही अंपायर को रेफर कर दे, नंबर 2, या वो गिवन टाइम में किसी एक पार्टी, किसी भी पार्टी को या दोनों पार्टीज को नोटिस दे दें कि ये हमसे ना हो पाएगा, तो फिर मामला किसके पास जाएगा? अंपायर के पास। The umpire shall forthwith enter on reference in place of arbitrator, वो जो रेफरेंस में जहां लिखा हुआ था ना हम फलाना आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, अब वो आर्बिट्रेटर्स की जगह मिस्टर अंपायर रिप्लेस हो जाएगा। अब अंपायर इस रेफरेंस के ऊपर फैसला सुनाएगा। अब ये अंपायर साहब का फैसला सुनाएंगे। अंपायर shall make his award within 2 months of entering reference or within such extended time as the court may allow। अब इस वक्त ये जो रेफरेंस में इसका नाम जिस दिन दर्ज हुआ, यानी जब ये बीच में इसने टांग डाली कि अच्छा अब मैं बीच में आ गया हूं, तो जिस दिन ये भाई साहब बीच में आए हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर अंपायर भाई को फैसला सुनाना होगा। गौर से देखिए तो बड़ा मजे का प्रोसीजर है। खुदा ना खास्ता गलती से भी आईकेप की किताब की तरफ नहीं जाना है इसको पढ़ने के लिए, उन्होंने बहुत अजीब तरीके से उसको पेचीदा करके लिखा हुआ है। मैंने उसे छोटी छोटी सी बुलेट्स बना दी है ताकि आपके लिए वो प्रोसेस टूट टूट के समझना आसान हो। तो अब आपको रेफरेंस समझ आता है, अवार्ड समझ आता है, अंपायर समझ आता है, आर्बिट्रेटर समझ आते हैं। अभी तक का प्रोसेस बहुत मजे का है कि रेफरेंस किसी एक बंदे को होगा, अगर एक से ज्यादा हुआ और वो इवन नंबर हुए तो वो खुद ही से एक अंपायर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आर्बिट्रेटर जो है वो अपना फैसला 4 महीने में सुनाएंगे या थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, और अगर उनसे फैसला ना हो पा रहा हो, टाइम गुजर जाए या वो खुद ही से रेफर करते हैं, तो फिर एक अंपायर भाई साहब आ जाएंगे और अंपायर भाई साहब को जब इन्वॉल्व किया गया है वो 2 महीने के अंदर अंदर फैसला सुना देंगे। यहां तक प्रोसेस समझ आ गया? यहाँ अचानक से उन्हें याद आया कि पार्टीज की तो हमने अभी तक बात ही नहीं की। अब वो पार्टीज की तरफ आए, उन्होंने कहा पार्टीज टू रेफरेंस। पार्टीज टू रेफरेंस का मतलब है वो जो मेन पार्टीज हैं जो ये मामला लेके गए, एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर देम, और वो तमाम लोग जो उनके साथ एसोसिएट हैं। वो नहीं होते कई दफा केस असल जिन लोगों का होता है वो इतना शोर नहीं मचा रहे होते, आसपास वाले बहुत ज्यादा जो है लंबे लंबे नारे लगा रहे होते हैं। तो वो जो पार्टीज हैं और पार्टीज के साथ जो उनके चाहने वाले हैं, वो जो शोर शराबा मचाने वाले जो उनके नुमाइंदे या उनके साथ जो अंडर मौजूद हैं,
shall submit for examination by arbitrator or umpire. अंपायर हो या आर्बिट्रेटर हो, अगर वो उनसे इंफॉर्मेशन मांगे तो वो सबमिट करवाएंगे। कैसे? ऑन ओथ, हल्फिया बयान के साथ, कि हाँ भाई मतलब हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल सच्ची और हम इसमें झूठ नहीं बोल रहे। वो नहीं होता कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा। तो ओथ का मतलब इस तरह का एक वादा है, इस तरह की कसम है, इस तरह का एक दावा है, इस तरह का एक हलफनामा है। और अफर्मेशन इन रिलेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है तस्दीक करना, in relation to the matters in difference, and shall produce before them all books, deeds, papers, accounts, writings and documents within their possession, or power to do all other things which are required by arbitrator or umpires. arbitrator या umpire ने कोई information मांगी, जमा करानी होगी, कोई किताब मांगी, जमा करानी होगी, कोई मामला, कोई कैलकुलेशन, कोई भी, जाहिर है अगर वो कहेंगे हमने फैसला सुनाना है तो हमें सबूत चाहिए, तो जो भी चीजें उन्हें चाहिए वो सबूत प्रोवाइड किए जाएंगे और हल्फिया बयान के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, कसम के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल अदालत की तरह, जिसमें अदालत में लोग पहले कसम लेते हैं उसके बाद चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो इधर भी वो रिटन ओथ के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और चीजें, जहां जहां डिफरेंसेस हैं, जिन जिन बातों पे क्लैश है, उसके ऊपर आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने इनसे जो जो इन्फॉर्मेशन जब जब जिस जिस तरीके से मांगी है, ये लोग पाबंद होंगे वो इन्फॉर्मेशन जमा कराने के। ये जुमला आसान लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, लेकिन बहरहाल कानून है, तो आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि पार्टीज अंपायर्स या आर्बिट्रेटर्स के हर हुक्म की तामील करेंगे अगर वो मसले को हल करवाने के लिए हो रहा है, ये पाबंद है। उम्मीद है कि हमने बहुत मुश्किल बात नहीं की। एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अवार्ड शैल बी फाइनल, अवार्ड हतमी है, अवार्ड फुल, अवार्ड फाइनल है। अवार्ड का मतलब क्या था? जो फैसला आ गया, फैसला आ गया आर्बिट्रेटर की तरफ से या अंपायर की तरफ से, वो फैसला हतमी है। एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम, पार्टीज और पार्टीज के चाहने वाले उन लोगों के ऊपर वो फैसला फिर बाइंडिंग हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, मुकदमा जमा कराने का खर्चा, और अवार्ड, ये जो मुकदमे का फैसला आने का खर्चा, भी सारे प्रोसेस में खर्चा हुआ है, लोग इकट्ठे बैठे हैं, पंचायत लगी है, बहुत सारे लोग और बैठे, चाय पानी का इंतजाम हुआ है, बहुत छोटे मोटे से मुख्तलिफ खर्चे इस आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जो आए हैं। शेल बी डिस्क्रिशन ऑफ आर्बिट्रेटर और अंपायर, अंपायर या आर्बिट्रेशन की सवाबदीद है, उनकी मर्जी है। क्या मर्जी है? हु में डायरेक्ट टू and by whom, in what manner such cost or any part thereof shall be paid. वो ये बता सकते हैं कि उन लोगों में से कब कौन कहां कितना पे करेगा उस कॉस्ट को भरने के लिए। ये नहीं हो सकता वो कहें हाँ जी अब सारे प्रोसेस में 3-4 दिन तक ये पंचायत चली है, इस दौरान जो लोगों को चाय पानी पिलाया गया वो फलाना पार्टी जमा कराए, और जो हम लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आए, हम लोगों का खर्चा पानी दूसरी वाली पार्टी उठाए। यानी कि ये आर्बिट्रेटर और अंपायर है, खर्चा पहले उन्होंने किया, अब वो जिस भी पार्टी के जिम्मे खर्चा डालना चाहें, लॉ ने उनको इजाजत दी है कि आप लोग अगर इतने सियाने हैं कि आपका फैसला, आपको फैसला करने का इन्होंने इख्तियार दिया, तो ये इख्तियार भी आप ही के पास है कि खर्चा पानी आप किससे वसूल करते हैं, तो वो उसका जो भी पैसे वगैरह डालें। एंड मे टैक्स और सेटल द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, वो अमाउंट ऑफ कॉस्ट को सेटल करना चाहें या उसको कम ज्यादा करना चाहें, to be so paid or any part thereof, and may award cost to be paid as between legal practitioner and client। यानी कि वो चाहें तो किसी भी जगह पे कोई भी खर्चा ऐड करना चाहें, इवन अगर उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम लोगों की बात नहीं समझ आती, अपना कोई ऐसा नुमाइंदा लेके आओ जो वकालत करे तुम्हारे बिहाफ पे, तो वो नुमाइंदा भी एक बीच में आ सकता है जो कि लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, और उसका खर्चा भी उन पार्टीज को कह सकते हैं कि तुम लोगों ने करना है। कहने का मतलब है कि सारे प्रोसेस को चलाना कैसे है, इस प्रोसेस में फैसला कितने अरसे में करना है, 4 महीने के अंदर अंदर रहते हुए, इस पे कितना खर्चा लगेगा, वो खर्चा दोनों पार्टीज में से किसके जिम्मे आएगा, कब कौन कैसे पैसे देगा, किसको पूरे पैसे देने हैं, किसको डिस्काउंट देना, उन्होंने ये सारी किसकी मर्जी है? आर्बिट्रेटर्स की। आर्बिट्रेटर्स जो है वो इसमें फाइनल बताएंगे, और अगर अंपायर मौजूद है तो अंपायर आर्बिट्रेटर्स दोनों ये बताएंगे कि ये सारा काम किसके जिम्मे होगा। तो ये जो ज्यादा रूल्स लिखे हुए थे ये आसान थे, ये एक तरह से एक छोटा सा प्रोसेस बताने की कोशिश की। अभी भी नहीं बताया कि कितने गवाह चाहिए, किस तरह से होगा, और शुगर नहीं बताया, जितना बताया हम उस पर इक्तफा कर लेते हैं। अब छोटे छोटे से अदर रूल्स क्या हैं? Parties to arbitration agreement may agree that any reference shall be
to an arbitrator or arbitrators to be appointed by a person designated in agreement either by name or as the holder for the time being of any office or appointment. पार्टीज मिलके ये तय कर सकती हैं कि हम मिलके किसी इंसान का नाम देंगे या पोजीशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल पार्टीज ये कह देती हैं कि हमारा झगड़ा होगा तो हम SECP के डायरेक्टर के पास जाएंगे, हमारा झगड़ा होगा तो हम फूड अथॉरिटी के नायब चेयरमैन के पास जाएंगे, हमारा झगड़ा होगा तो हम कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाएंगे, हमारा कॉलेजेस का आपस में झगड़ा होगा तो ICAP के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। ये इंसान का नाम नहीं है, ये पोजीशन का नाम है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो वेरिएबल है, जिसमें बंदे बदलते रहते हैं। तो ये पार्टीज की मर्जी है, पार्टीज मिलके किसी इंसान को नाम देना चाहें या किसी पोजीशन को रेफर करना चाहें। एक दफा इंग्लिश दोबारा पढ़ते हैं। पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टीज may agree, वो एग्री कर सकते हैं that any reference shall be to an arbitrator or arbitrators to be appointed, जो भी आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स होंगे जो अपॉइंट किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा? बाय अ पर्सन डेजिग्नेटेड इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में तय कर दिया जी फलाना शख्स जाके आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा, तो वो बंदा जो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेगा कैसे? आइदर बाय नेम, या तो नाम लेके कि मिस्टर मुश्ताक आप हमारे आर्बिट्रेटर हैं, और एज द होल्डर फॉर टाइम बीइंग ऑफ एनी ऑफिस और अपॉइंटमेंट, या किसी पोजीशन का जिक्र कर देगा। वो कहेगा इस गांव की पंचायत का जो क्या है, सरपंच, जो सरपंच है वो फैसला सुनाएगा। अब सरपंच आज की डेट में जो भी है, हम इंसान का नाम नहीं ले रहे, हम पंचायत के सरपंच बोल रहे हैं। तो आप चाहें तो नाम से भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं और चाहे तो एक पोजीशन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, फिर उस पोजीशन पे जो बंदा होगा वो आर्बिट्रेटर होगा। ये ऐसा नहीं है कि झगड़ा होने पे आप आर्बिट्रेटर की तरफ गए हैं। कई दफा कुछ एग्रीमेंट के शुरू में लिखा होता है कि देखो तुम्हारा मेरा डिस्प्यूट हुआ, अदालत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहुत जलालत होती है, बड़ी बदनामी होती है, हम जाके फलाना महकमे के फलाना बंदे के पास चले जाएंगे, या मिस्टर फलाना जो तुम्हारे हमारे दरमियान ऐसा है जिसके ऊपर भरोसा है। कई दफा क्या होता है, फील्ड के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिस पे सारी पार्टीज को ट्रस्ट होता है, चाहे वो कंपेटिटर हो, उन्हें पता होता है यार इसको दरमियान में बिठाएंगे, ये गलत बात नहीं करेगा। फैमिली में कई दफा कुछ ऐसे बड़े होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि वो जानिबदार नहीं बनेंगे, वो उस वक्त हकीकत देखेंगे, उसके मुताबिक फैसला सुनाएंगे। तो अक्सर एग्रीमेंट्स में फॉर एग्जांपल दो भाई अपने दो कजन्स के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, और उसमें लिखा है अगर हमारा तुम्हारा तनाजा होगा तो ताया अब्बू जो फैसला कर देंगे वो हमारे लिए सही होगा। अब हो सकता है उनका झगड़ा हो ही ना कभी, और हो सकता है जब झगड़ा हो तब तक ताया अब्बू साहब दुनिया में ना रहे हो। तो अगेन आर्बिट्रेटर का नाम देना और है और रेफरेंस और है। रेफरेंस समझ आ रहा है? रेफरेंस का मतलब है आप लेके उनके पास पहुंच गए, आपने कहा लो जी अब आपका मामला आ गया। अथॉरिटी ऑफ एन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर शैल नॉट बी रिवोकेबल एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में अगर कुछ तय हुआ हुआ है वो तो एक हमेशा अलग चीज है। फर्ज करें उधर कुछ तय नहीं हुआ हुआ, तो जिस भी आर्बिट्रेटर या अंपायर ने जो फैसला सुनाया है, जो अथॉरिटी एक्सरसाइज की, आप ये नहीं कहेंगे तुम्हारी ये बात नहीं मानते हम। आप खुद गए हो ना उसके पास, जब खुद गए हो तो फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। या अगर आप खुद जाके कहें तुम्हारा ये 4 मामले हैं, इनमें से एक पे तुम नहीं बोलोगे, 3 पे तुमने आर्बिट्रेशन करनी है, तो उस एक पे वो नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई चीज एग्रीमेंट में नहीं लिखी तो उसका फैसला आपको मानना पड़ेगा, अनलेस कि आप फिर कोर्ट के पास जाके कहें देखें बहुत नाइंसाफी हो गई, और कोर्ट अगर बीच में आके फैसले को रुकवा दे तो वो एक अलग चक्कर है। अदरवाइज वंस यू डिसाइडेड कि हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, म्यूचुअल रजामंदी से जा रहे हैं, रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर उसका फैसला वैसे ही वाजिब है जैसे अदालती फैसला। हाँ, अगर अदालत बीच में आ जाए और अदालत को लगे कि इस्तेहसाल हो रहा है तो वो एक डिफरेंट मामला है। वेयर इन एनी सू all the parties interested agree that any matter in difference between them in sue shall be referred to arbitration, they may at any time before judgment of case apply in writing to the court for an order or reference। दो बंदों का आपस में अदालती केस चल रहा है। अब सूट का लफ्ज वहां अदालत में था, रेफरेंस का लफ्ज यहाँ पे है। अगर एक सूट चल रहा है, एक अदालत में केस चल रहा है, तो अदालत के केस के दौरान पार्टीज अगर आपस में तय कर लेती हैं कि जज भाई की फाइनल जजमेंट आने से पहले हम आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, तो ये अलाउड है। फिर आपको जज को बताना पड़ेगा, फिर जज उसके ऊपर अपने कागज पे लिखेगा ये फैसला जो हमारे पास आया था, हम इस पे काम कर रहे थे, हमने अगले 17-18 साल इसके ऊपर बैठ के सोचो विचार करनी थी, लेकिन पार्टीज ने एक फैसला किया है कि उनको 2-3 महीने में जवाब चाहिए, तो हमसे ना हो पाएगा। ये मिस्टर आर्बिट्रेटर हम आपको रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबूत बहुत डिटेल में चाहिए, हम कंपिटेंट तरीके से वो करेंगे। आप लोग जो है वो अगर देसी सोल्यूशन चाहते हैं तो जाए मिस्टर आर्बिट्रेटर के पास चले जाए।
आर्बिट्रेटर ने फैसला सुना दिया, लेकिन आर्बिट्रेटर के पास उतनी ही लीगल पावर है जितनी कानून ने उसे दी है। वो मेन कोर्ट की तरह बंदे को पकड़ के थाने नहीं डलवा सकेगा। अब सवाल ये है कि उसके पास कितनी पावर है। जवाब ये है कि सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है। ये क्या क्या कर सकता है, इसकी कॉमन पावर्स क्या हैं? एडमिनिस्टर ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेस अपीयरिंग, जो पार्टीज हैं और जो उनके गवाह हैं उनके ओथ वगैरह, उनके हल्फिया बयान, उनके लिखे हुए, उनके वादे, उनकी कस्में, उसको वो मैनेज कर सकता है उन कागजों को। State a special case for the opinion of court on any question of law involved, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर कोर्ट की तरफ मामले को रेफर कर सकता है। और स्टेट द अवार्ड होली और इन पार्ट इन फॉर्म ऑफ स्पेशल केस ऑफ सच क्वेश्चन फॉर ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, तो वो कोर्ट से किसी मामले में राय भी ले सकता है और कोई फैसला जो उसने वो किया है वो कह सकता है कि ये फैसला हमारा है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हम इसको एक दफा करेंगे। तो कोर्ट के सामने वो फैसला पेश करें, कोर्ट को अगर लगे कि इस फैसले को ऐसे करके वैसे कर लें ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो इनके पास ये पावर है कि ये अपने मामलात में कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोर्ट से मदद ले सकते हैं। मेक द अवार्ड कंडीशनल और इन अल्टरनेटिव, ये अपना फैसला कंडीशनल भी सुना सकते हैं कि हाँ भाई अगर फलाना ने फलाना के 5 लाख वापस कर दिए तो ये उसकी बकरियां वापस कर देगा। तो ये कंडीशनल भी हो सकता है और अल्टरनेटिव भी हो सकता है। वो कहेंगे अच्छा भाई अब मामले का एक सॉल्यूशन ये निकला कि या तो तुम लोग भी जाके उनके 4 घरों को जलाओ या उनकी गंदम चोरी कर लो और इस चोरी की हम तुम्हें इजाजत देते हैं। मतलब अभी पंचायत के फैसले तो ऐसे ही होते हैं ना कि भाई तो उसने तुम्हारा नुकसान किया, चलो तुम भी उनका नुकसान कर दो। तो कहने का मतलब है वो किसी भी किस्म का अवार्ड दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फैसला ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। वो अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं कि हाँ भाई अब ये 2 में से एक काम कर लो, समझो तुम लोगों का मसला हल हो गया, या तो ये कर लो या ये कर लो। तो अल्टरनेटिव की तरफ भी आ सकते हैं और वो कंडीशनल अवार्ड भी कर सकते हैं, फैसला कंडीशनल भी सुना सकते हैं कि अगर ये ऐसे करके वैसे करके तैसे हो जाए तो ठीक है फिर मसला हल हो जाए। Correct in an award any clerical mistake, error arising from any accidental slip or omission, गलती से कुछ मिस हो गया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा भाई अब पार्टी जो है वो दूसरे को 5 लाख जुर्माना दे, सही है 5 लाख, ओ क्लरिकल एरर, एक सिफर मिस हो गया। तो अगर बाद में मसला आ जाए तो उनके पास ये पावर है कि अगर उन्हीं के फैसले के अंदर एक जुमला थोड़ा सा गलत हो गया तो कहें वो हो नहीं पाए जीरो सी का। तो कोई क्लरिकल एरर, कोई ऐसी चीज जो कि फैसले में मिस हो गई हो, रह गई हो एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो उसको ठीक भी कर सकते हैं। एडमिनिस्टर टू एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन सच इंटेरोगेशन एज मे बी डीम नेसेसरी, किसी भी किस्म के खतरनाक सवाल अगर वो पूछना चाहें, हसास, नाजुक और अजीबोगरीब सवाल, तो चूंकि पार्टीज ने कहा है कि हम आपके पास इंसाफ के लिए आ रहे हैं, तो दे हैव द राइट कि वो पार्टी से सेंसिटिव सवाल पूछ सकते हैं, इंटेरोगेशन कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदालत या जस्ट लाइक वकील जरा कर सकते हैं पार्टीज के साथ। तो दैट वाज ऑल अबाउट खूबसूरत सा कानून आर्बिट्रेशन।